Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News Monday to Friday live 9 से 11 यहाँ होते हैं ज़ोहेब हसन और मैं नादिया खान। अपनी कॉफ़ी के साथ कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहे होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, आपके साथ बातें भी हो जाती हैं हमारी और बड़ी आदत सी हो गई हमें आपकी। हाँ, अब तो आदत सी है। नहीं सही बात है कि मतलब वीकेंड वगैरह कुछ भी हो खबरों के साथ ना हम जुड़े हुए होते हैं हर वक्त कि क्या हो रहा है दुनिया भर में। तो लोकल खबरें भी हैं, इंटरनेशनल खबरें भी हैं और वैसे भी और भी बिल्कुल खबरों से कुछ लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अब हम खुद जाते हैं उस तरफ। हम लोग आपस में ज़्यादा डेलिब्रेट कर रहे होते हैं, बातचीत हो रही होती है, सोचना बड़ा जरूरी है। एक नादिया कहते हैं वो खबर उसके कुछ मैं बता रहा था कि नादिया ये वाली हाँ यार तो बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ हो गया। सारी टीम ही हमारी जो है ना जुड़ी रहती है न्यूज़ के साथ और शेयर करते रहते हैं कि इस पे बात करें उस चीज़ पे बात करें ताकि एक जबरदस्त इंफरटेनमेंट शो आपके लिए जो है हर सुबह तैयार हो। बिल्कुल ऐसे ही है जी। आज क्या टॉप? अच्छा मौसम आज बड़ा सर्द हो गया ना, ऐसा वैसा सर्द हो गया बिल्कुल। और आज इतनी नींद आ रही है, मैं आपको बताऊं जितना मुश्किल था आज उठना कि बस मतलब कि उठाना पड़ा है ना। ज़ोहेब को तो रोज आती है नींद। आज मुझे मेरे बच्चों को मैं देख रही थी कि आज स्कूल जाते हुए ना बच्चे सब सो रहे हैं, कुछ आज गुनूदगी है इन द एयर। क्योंकि देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा आया ना कराची का, तो 221 है। हाँ, ज्यादा है उसकी वजह से भी ये तो नहीं कि तुम्हारा दिमाग भी फॉगी हो गया है। टीम के मेंबर्स भी जरा अच्छा और इसी मौसम और माहौलियात को लेके चलें तो भाई वोल्केनो इरप्शन इन इथियोपिया 12,000 साल बाद सोया हुआ जो वोल्केनो था एकदम जाग उठा। 12,000 साल बाद, 12,000 साल से खामोश था और फिर 45,000 फीट ऊपर गया वो फ्यूम जितने भी थे, धुआं पूरा। हाँ। और वो ट्रेवल देखे कैसे किया उसने, बिल्कुल यानी इथियोपिया से लेके मैंने मैप भी देखा ना कि इथियोपिया भाई देखे जरा एग्जैक्टली कहां पर है। तो अरेबियन सी क्रॉस करता हुआ वो पहुंचा है गवादर। ये ऐश क्लाउड्स इसके बड़े 3,000 किलोमीटर नादिया उसका बताया जा रहा है इथियोपिया टू पाकिस्तान में। सल्फर डाइऑक्साइड्स में बड़ी खतरनाक उसमें गैसेस होती हैं और ये कि ये ऐश के जो माउंटेन्स क्या कहते हैं इसको, क्लाउड्स, ऐश क्लाउड्स जो हैं ये फिर ट्रैवल करके यमन से पाकिस्तान और फिर अब इंडिया दिल्ली की तरफ। हाँ। ये चले गए खैर पाकिस्तान में गवादर में जगह, लेकिन ये यहाँ से निकल गया, यहाँ से बिल्कुल मतलब छू गई तकरीबन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गिरेगा जाहिर है, ऐश जितनी भी इसकी है तो गिरेगी कहीं ना। लेकिन मैं वो सोच, लेकिन अजीब हैरान कौन है उसके मनाजिर तो देखे ना आप, इसमें वो लावा और मैग्ना वो सारा आएगा। नहीं इसमें तो सारी चीजें तो होंगी, लावा तो नहीं होगा खैर, लेकिन ये बादल है ऐश के, ऐशेज है, ये सारी राख है, ये राख ज़ाहिर गिरेगी। हाँ, ये और वैसे आप देखिए एयर क्वालिटी हमारा बड़ा स्कूल में तो हमने काफी पढ़ा वगैरह ये इसको, लेकिन ये बड़ी खतरनाक चीज है। अच्छा तो इसकी हमने बात करनी है, बिल्कुल एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और कुछ मौसम की भी ओवरऑल बात करेंगे। अच्छा फिर ट्राई नेशन सीरीज जारी है और अब पता चल गया कि भाई पाकिस्तान का फाइनल होने जा रहा है कल श्रीलंका के साथ, क्योंकि श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को हरा दिया कल का मैच। क्या बात है, हमारे पाकिस्तानी बॉयज आर प्लेइंग वेरी वेल। पाकिस्तानी बॉयज बिल्कुल ये सीरीज ले जाएंगे, लग ऐसे ही रहा है क्योंकि श्रीलंका भी अच्छा निकला, तो इसकी हमने बात करनी है। और फिर जनाब कुछ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये कंसर्न भी है कि भाई चावल आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब 1 लाख मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करने का इरादा है आपका, तो क्या पाकिस्तानी मार्केट में मुझे बताइए ये चावल इतना एक्स्ट्रा है हमारे पास था, पता नहीं है छुपा हुआ था या ये क्या हम रोक हुआ है या हम इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट तो नहीं कर, नहीं वो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो नहीं एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करने की पोजीशन में आ जाएंगे मुझे लग रहा है। खैर ये क्या है, ये इतना प्रोड्यूस हो गया क्या चावल, इतना सरप्लस है हमारे पास कि हम 1 लाख टन कर रहे हैं, तो ये भी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। अच्छा फिर जनाब कुछ हेल्थ से रिलेटेड भी बात होगी, बहुत से सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं और वो सप्लीमेंट्स क्यों ले रहे हैं, कभी तो आप ज्यादातर तो लोगों को पता नहीं होता कि क्या है भाई इसके साइड इफेक्ट्स। अच्छा और मुझे जो दुख होता है ना, हमेशा मार्केट में एक ट्रेंड चलता है कि जी ये वाला सप्लीमेंट जो है इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे आपकी सेल्स बूस्ट कर जाती हैं, उसके 3 साल बाद कहते हैं ये सही नहीं है, इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ये नहीं इस्तेमाल करें, ओ 10 में से 2, ये क्या बात है, खर्चे करा के फिर पता चलता है कि ये एक्चुअली आपको इसको कोई फायदा ही नहीं है या इट्स बैड फॉर हेल्थ। ऐसे बहुत ये जो नहीं क्या कहते हैं फैट पिघलाने वाले फैट बर्नर्स ऐसी दवाइयां मार्केट में आई थी, उसके बाद वो बैन हुई थी। और वो कहते हैं कि अब तो बहुत सब मार्केट इस तरह कर रहे हैं ना कि हर्ब्स भी शामिल कर देते हैं उसमें, कि इसमें हर्ब्स भी है, ये कौन देखता है, कौन चेक करता है, हर्बल है, कहां ISO सर्टिफाइड होती है, वो कौन इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ रही है, तो हम इस पर जरूर बात करेंगे। थोड़ा सा ये कुछ है सप्लीमेंट्स ताकत वाले, ताकत वाले ताकत को बर्दाश्त करना भी बड़ी बात। अच्छा जी, तो ये हमारा आज के शो में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो हमारी टॉप स्टोरी वो यही है कि अफगानिस्तान से जो मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के, उनको लेकर पाकिस्तान ने बाकायदा पॉलिसी पाकिस्तान की क्या है वाज़े तौर पर एक बार फिर वाज़े कर दिया। वज़ीर दिफा ने भी और DG ISPR ने भी जो बात की है उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया, 2-3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि अगर हम हमला करेंगे या हमें कोई कार्रवाई करनी होगी तो हम खुलेआम करेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा या फिर कोई छुप के हम कार्रवाई स्लीपर सेल्स के जरिए का, हमें जरूरत ही नहीं है या सरप्राइज, ये बिल्कुल ऐसे है। अफगानिस्तान हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहा है, अगर हम कुछ करना है हमें तो हम खुल के करेंगे।
दूसरी चीज ये है कि उन्होंने ये वाजे कर दिया कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, किसी भी सूरत कहीं भी हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते हैं, वही आदाफ हमारे होते हैं। दहशतगर्द जाहिर है हमारा हदफ है और दहशतगर्दों के खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, तो कभी भी सिविलियंस पर टारगेट नहीं किया जाता। और ये पाकिस्तान इंडिया की जंग में हमने देखा, हाँ। जब हम जा रहे थे, जब हमारा जवाब देने का टाइम आया, दुनिया ने देखा, बिल्कुल ऐलान करते हुए गए। और तीसरी चीज ना दिया, गुड और बैड, वो जो बात मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की यही लगी कि ये गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट, अच्छा दुश्मन, बुरा दुश्मन नहीं होता, दुश्मन दुश्मन होता है, टेररिस्ट टेररिस्ट। बिल्कुल, गुड तालिबान बैड तालिबान की कोई टर्म अब नहीं है, और दहशतगर्द दहशतगर्द है। और वजीर दिफा ने भी फिर इससे मुतालिक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो भी चाहते हैं कि हम कायम हों, और बहुत जल्दी वो इसमें आएंगे, इस मामले में, और कोई मीडिएशन का किरदार अदा करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर मरियम फातिमा साहबा ने, एक्सपर्ट हैं सिक्योरिटी मैटर्स में। डॉक्टर मरियम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये बिल्कुल सही वक्त है ये बात दुनिया को भी वाजे करने का, क्योंकि देखें अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सिविलियंस को टारगेट किया है, जब भी कोई इस तरह का होता है सिविलियंस मार दिए, तो उन्होंने वाजे किया कि हमारा कभी हदफ सिविलियंस नहीं है और ना कभी हुआ है, ना कभी हम करेंगे, दहशतगर्दों को टारगेट किया। तो कितनी टाइमली आप सही बर वक्त देखते हैं बात? So thank you for having me on your show. मैं अपने पॉइंट जो आपको कुछ आपके गोशगुजार करना चाहती हूँ वो ये है कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, अफ़गानिस्तान के नेबरहुड में भी और पूरी दुनिया में अगर आप देख लीजिए, जिसने अफ़गानिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को इन टाइम्स ऑफ नीड जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की, रेफ्यूजी पॉपुलेशन को अकोमोडेट किया, और मेडिकल वीज़ाज़ मिलते हैं, स्टूडेंट एक्सचेंजेस हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और अफ़गानीज़ ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना टाइम गुजारा और उनके बिजनेसेस थे यहाँ पे। और इसीलिए शायद आप ये समझें कि जब अफ़गान पॉपुलेशन यहाँ से रिपैट्रिएशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, तो वो अफ़गानीज़ जो थे उसमें से बहुत ज़्यादा अफसोस में थे जाते हुए, और यू कुड सी द वीडियोज़ एंड द कमेंट्स एंड जो अपने एहसासात का वो इजहार कर रहे थे, वो आप सबके सामने है जी, क्योंकि उनका यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम गुजरा। एंड पाकिस्तान ने हमेशा एक बरादराना और एक उम्मा के कॉन्टेक्स्ट में जाके जो है हमेशा एक्सटेंड की अपनी हेल्प टुवर्ड्स अफगानिस्तान पीपल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द अफगान रजीम, अफगान रजीम ने हमेशा से, अगर हम अभी देखें 2021 से जब वो आए पावर में, तो एक तो उन्होंने प्रोवोकेटिव जो है तरीके से पाकिस्तान के साथ जो है उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए रिसेंट जो हमारे नेगोशिएशंस थे, और जब से वो पावर में आए हैं वो 50% इंक्रीज है पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट इंसिडेंट्स का। एंड नाउ व्हेन दे वर गिविंग दोज प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, उन्होंने कहीं भी ये अफसोस का इजहार नहीं किया कि उनकी टेरिटरी के ऊपर अफगान TTP जो है, अफगान तालिबान जो हैं, वो उन्होंने उनको या पनाह दी हुई है, या उनमें से कुछ फैक्शंस ये कहते हैं कि वी आर अनएबल टू वट एवर द रीज़न। लेकिन आप ये देखें कि अफ़गानिस्तान के अंदर डिफैक्टो इस वक्त जो है अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट का एक ये बहुत अहम पिलर है, बुनियादी उसूल है कि गवर्नमेंट इफेक्टिवली अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर रही होती है। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि TTP जो है वो फ्रीली ऑपरेट कर रही है अफ़गान तालिबान की टेरिटरी के अंदर से, और ख़ास तौर पे उन इलाकों से जो पाकिस्तान के साथ करीब में हैं। इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है कि हमारे सॉफ्ट टारगेट्स को अटैक किया जा रहा है, हमारे बच्चों को, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को, जिसमें आम आवाम की जाने जा रही हैं। और अब कमिंग बैक टू द स्टेटमेंट मेड बाय द DG ISPR, उन्होंने कोई जो है स्ट्रेंज बात या ऐसी बात नहीं की जो पाकिस्तान के पैटर्न से हटकर है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने हमेशा जिस दिन काबुल के अंदर स्ट्राइक की वो भी बरसरे आम की, और इंडिया के साथ जो मामलात थे उसमें भी बरसरे आम किया सबके सामने, और उन्होंने बबांग दहल ऐलान करके कहा कि नाउ यू वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वी हैव वेरी गुड फीलिंग्स टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, लेकिन तालिबान गवर्नमेंट जो है वो नाउ इट इज़ ट्राइंग टू कंफ्यूज द तालिबान पीपल बाय स्प्रेडिंग दिस डिसइंफॉर्मेशन। वो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आके अंधेरे में स्ट्राइक्स की हैं और उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो गई हैं। जी डॉक्टर साहब, बस ये बताइए कि स्टेटमेंट को फर्दर अगर हम इलाबोरेट करें कि गुड और बैड टेररिस्ट नहीं होता, टेररिस्ट टेररिस्ट होता है, दुश्मन दुश्मन, गुड और बैड तालिबान। जी
तो गुड और बैड तालिबानी स्टेटमेंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, और किस कॉन्टेक्स्ट में, और मैसेज ये कहाँ जा रहा है और किस तरह जाना चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत एक अहम नुक्ता था जो डीजी साहब ने बयान किया, और ये वाज़ेहन पाकिस्तान की पॉलिसी को जो है वो बहुत वाज़ेहन एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान ने अभी तालिबान के अंदर जो बाइफर्केशंस हैं, अभी तालिबान गवर्नमेंट भी कुछ ऐसे बातों का सहारा ले रही थी कि वी वांट टू कंटिन्यू नेगोशिएशंस विद पाकिस्तान, लेकिन हमारे यहाँ कुछ फैक्शंस नहीं अलाउ कर रहे। वी अंडरस्टैंड कि तालिबान गवर्नमेंट के अंदर फैक्शंस भी हैं और उनकी आपस में इन फाइटिंग भी हैं, दे आर ट्राइंग फॉर पॉलिटिकल कंट्रोल एज वेल, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब there is no such thing as good and bad, क्योंकि we understand कि सारे जो तालिबान की अलाइनमेंट है गवर्नमेंट की भी, और उन्होंने बिल्कुल एक ऑफिशियल पॉलिसी के तहत कॉन्सुलेट्स इस्टेब्लिश किए हैं इंडिया के साथ, उधर से लेजिटिमेसी के लिए लेने की कोशिश कर रहे हैं, उधर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अपनी गवर्नेंस कैपेबिलिटी को ठीक करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके अलावा इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि इंडिया की ये पॉलिसी है, कुतिलियन आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं। उनका स्ट्रेटेजिक थॉट ही ये कहता है कि अपने नेबर्स के साथ आप अलायंस करें, जो कि अब वो पाकिस्तान के नेबर्स के साथ अलायंस कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जो है टू फ्रंट्स के ऊपर जो है वो डील करना पड़े। इंडिया ने अपना ईस्टर्न बॉर्डर भी हमारे लिए हॉट किया हुआ है, और वो तालिबान को एज अ प्रॉक्सी अगेंस्ट पाकिस्तान इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एंड यू आर ऑल अवेयर कि हिंदू सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान, इंडिया के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर वो अपेरेंटली अपने आप को बहुत जी वजीर खारजा जाते हैं और वो 7-7 8-8 दिन के दौरे कौन करता है, मुझे बताएं, वो वहां पर कर रहे हैं वो दौरे, उसके ये सबके सामने एविडेंट है। अच्छा, मुझे बताएं कि उबूरी हुकूमत को एक ये भी मैसेज दिया, यानी बिटवीन द लाइंस ये मैसेज भी उन्होंने दिया है कि भाई आप नॉन स्टेट एक्टर्स से चलने वाली हुकूमत ना बने, आपके पास ये मौका भी है कि आप अपनी हुकूमत को एस्टेब्लिश कराएं और दुनिया में रिकग्नाइज कराएं। तो वो कैसे होगी रिकग्निशन? ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के साथ, अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे, और मुश्तरका अगर दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी हम तैयार हैं। तो ये भी एक मैसेज दिया गया उनको। जी देखिए, मैंने आपको जैसे पहले अर्ज किया कि गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सरसाइज करती है इफेक्टिव कंट्रोल विद इन द टेरिटरी, जिसके ऊपर वो अपने आप को गवर्नमेंट क्लेम करती है। तो तालिबान अगर अभी मुसलसल वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये इलाके जो पाकिस्तानी करीब हैं, और इसमें TTP है, और इसमें ये कमांडर्स हैं, वो कमांडर्स हैं, डिफरेंट किस्म की स्टेटमेंट्स। When you claim to be a government और आप लेजिटिमेसी भी करना चाह रहे हैं कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात बना रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको गवर्नेंस कैपेबिलिटी भी मिले, आप लेजिटिमेसी की तलाश में हैं, आपने अमेरिका के साथ दोहा अग्रीमेंट में वायदा भी कर लिया जिसको आपने फॉलो भी नहीं किया, उसके सारे जो टर्म्स थे उनको वायलेट किया, अभी तक कर रहे हैं। तो बेसिकली आप अपने आप को किस चीज़ की गवर्नमेंट कहते हैं? सो व्हाट आर यू देयर फॉर? इफ़ यू आर देयर एंड क्लेमिंग कि आप जो है गवर्नमेंट हैं, तो आप एक्सरसाइज करें कंट्रोल, इन एलिमेंट्स को कंट्रोल करें, और बजाय इसके कि आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप जो है आप उनके साथ एक अपने जो हमारे पुराने ताल्लुकात थे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा एक अच्छा सपोर्ट दिया तालिबान गवर्नमेंट को, कोशिश की कि हम इनको गवर्नेंस कैपेबिलिटी इनकी इस्टेब्लिश हो जाए, और उसके अलावा हमने अफगानिस्तान के लोगों को बहुत सपोर्ट दी। तो आप उस सब चीज़ों को इग्नोर करके और साइडलाइन करके एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट में बार बार बहुत हैरानगी मुझे होती है इस चीज़ का, क्योंकि मैं सुबह शाम यही पढ़ती हूँ कि इंडिया के अंदर एक हिंदू सुप्रीमेसिस्ट गवर्नमेंट है जिसने 1996 से कभी भी तालिबान की गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात नहीं रखे, बल्कि वो तो अपने मुल्क के मुसलमानों को नहीं बर्दाश्त कर पाते। How can they relate to Taliban Sharia compliant और एक strong और strict interpretation पे चलने वाली गवर्नमेंट के साथ वो कैसे उनके साथ relations रख सकते हैं? So this is just done for strategic purposes against Pakistan. ये जरा आप बताइएगा, जो अफगानियों को वापस हमने इलीगल जो अफगानी यहाँ सालों से हैं उनको वापस भेजने का भी एक सिलसिला चल रहा था, वो कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, जो रिपैट्रिएशन है पाकिस्तान ने स्टेप वाइज की है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी की कंट्री में जाके ऐसे बैठे रहें और विदाउट डॉक्यूमेंट्स वो आपको इतना अरसा रखें। तो इधर अफगानीज जो है वो दे वर प्रॉपरली इंटीग्रेटेड इन आवर सोसाइटी, उनके बिजनेसेस थे, उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन आप देखेंगे अगर वो बिजनेस भी कर रहे हैं तो दे शुड बी हियर ऑन अ बिजनेस वीजा, दे शुड हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, और वो प्रॉपर टैक्सेशन के नेट में खुद को लेके आए। तो जब ये सारे मामलात हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कभी भी ये एंटी अफगानिस्तान के लोगों का एक स्टैंस नहीं रखा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक स्टैंस है
जो रिपैट्रिएट किया, जो रिफुल किया उनको, वो ये इस पॉइंट पे किया कि यू गो बैक टू योर कंट्री। सही, बिल्कुल सही। और अब बिल्कुल। और अब ज़ाहिर है उसके वापस आए to एक be मैकेनिज्म here- बनाया जा रहा है जी। अच्छा, मुझे एक और चीज, दो बातें हैं इसमें। एक तो उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि भाई ब्लड शेड आप कर रहे हैं, यानी खून बहा रहे हैं आप, दहशतगर्दी हो रही है, और एट द सेम टाइम आप चाह रहे हैं ट्रेड भी हो, तो ये नहीं हो सकता। ये भी एक पॉलिसी वाजे कर दी कि ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज, ख्वाजा आसिफ का बयान, वजीर दिफा का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग और गौरतलब है। उन्होंने कहा कि हमारे बरादर मुल्क, हमारे दोस्त ममालिक इस खित्ते में हम देखना चाहते हैं और बहुत जल्द मुमकिन है कि वो भी इसमें अपना किरदार अदा करने के लिए आ जाए। तो इसको जरा एलिब्रेट कीजिए। देखिए, अभी आप ये बात बहुत अहम समझिए कि पाकिस्तान के अलावा तमाम मुस्लिम उम्मा जो है इस वक्त मुश्किल दौराहे में है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया इंडिया ने मई में, और उसके चंद ही दिनों के बाद ईरान के ऊपर अटैक किया, और मिडिल ईस्ट में भी सूरत हाल बहुत गंभीर है, और इस वक्त किसी से पोशीदा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड हैं ये सारे मामलात। तो ऐसे वक्त में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का जो ये पॉस्चरिंग है टुवर्ड्स पाकिस्तान और अलायंस है विद इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान, इसको पूरे सब एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड कि इसमें किसके बेनिफिट्स के लिए अफगान गवर्नमेंट खुद को इस्तेमाल कर नहीं, सऊदी अरब कोई किरदार अदा कर सकता है आने वाले वक्त में, ये मुझे बताइए इसमें। देखिए, पाकिस्तान जो है इट इज़ ओपन टू नेगोशिएशंस। पाकिस्तान इज़ ओपन टू, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक थॉट हमेशा से क्या रहा है मुसलमान मुल्कों के बारे में, और हमेशा हमारा गाइडिंग जो प्रिंसिपल है वो है उम्मा का कॉन्सेप्ट, भाईचारे का कॉन्सेप्ट है, और फ्रेंडली एंड ब्रदरली रिलेशंस का है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इसके ऊपर बेस्ड है। हमेशा से एक स्पेस होनी चाहिए फॉर नेगोशिएशंस, फॉर डायलॉग, फॉर टॉक्स, एंड फॉर अ पोलिटिकल जो है किसी भी चीज़ का पॉलिटिकल हल की कोशिश हमेशा जारी रहनी चाहिए। सो आई थिंक एनी मुस्लिम कंट्री कैन प्ले अ पार्ट टू मीडिएट, और पाकिस्तान गवर्नमेंट इज वेरी ओपन टू मीडिएशन। बिल्कुल ऐसे ये दोनों सारे चैनल्स चलते रहते हैं, वो सिफारती चैनल पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरियम साहबा, आपने वक्त दिया, एक्सप्लेन किया, बातें समझ में आई हैं जी। और अभी हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो दुनिया सोचती रह गई करके दिखा दिया ऑस्ट्रेलिया ने जी। बैन लग गया सोशल मीडिया पे, अंडर 16 यूजर कोई भी हो अब सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकेगा सिवाय व्हाट्सएप और पिंटरेस्ट के में भी। दैट्स ऑल, एंड दे विल मेक श्योर। और अगर किसी टेक कंपनी ने उसकी वायलेशन की और बच्चा कोई कर गया, अंदर घुस गया किसी तरह, तो उनको 3.2 मिलियन तक का फाइन हो सकता है ना। हाउ आर दे गोइंग टू मेक इट पॉसिबल, हम बताएंगे, हम बिल्कुल बताएंगे अपने शो में, क्यों नहीं बताएंगे। अपने ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वाचिंग, गुड मॉर्निंग। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो है अब हम जरा बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट जी। अच्छा, वन ऑफ इट्स काइंड भी इस तरह के वाकयात होते नहीं, इस तरह की खबरें आती ही नहीं हैं। स्लीपिंग वॉल्केनोस तो बहुत जगह हैं, होते हैं, लेकिन उसके मैंने इंडोनेशिया जब मैं गई ना, मैंने बहुत देखा कि वहाँ हैं ऐसे बड़े खतरनाक वॉल्केनोस, तो वो कभी एकदम एक्टिव भी हो जाते हैं। तो ये ऐसा हुआ इथियोपिया में, 12,000 साल से जो सो रहा था, चुप करके अपने काम से काम रख रहा था वॉल्केनो, उफ इरप्ट एकदम। जी बिल्कुल, क्या इथियोपिया के दारुल हुकूमत में ये हुआ, और फिर बड़ा ब्लास्ट, आवाज मिल गया सब कुछ, और ऐश के फिर क्लाउड्स। और आप देखें ना, वो फिर हम डिस्टेंस इथियोपिया से पाकिस्तान का, जैसे पहले भी बता रहा था कि वो 3,000, 3,500, 4,000 किलोमीटर के करीब है। तो पूरा अरेबियन सी उधर से ट्रैवल करके, जैसे आपने बताया, और वो पाकिस्तान के समझे गवादर के करीब पहुंच गया वो, ठीक है। और बताया जा रहा है कि वो 60 नॉटिकल माइल पर देखे गए वो सारे जो बादल थे ऐश के। अच्छा, इससे अगर ये इस तरफ आ जाता तो बताया जा रहा है कि 34 से 36,000 फीट ज़ाहिर परवाज भी इतने पे उड़ती है जितना ये ऊपर थे ये बादल। तकरीबन 45,000 और 30 से 45,000 के दरमियान ये बादल थे धुएं के जो ऊपर उड़ रहे थे। तो ज़ाहिर फ्लाइट ऑपरेशन भी उधर ही होता है और इतनी बुलंदी पर उड़ती हैं, तो अगर ज्यादा ही इस तरफ आ जाता तो फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा था। अच्छा, इस पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये अगर किसी एयरक्राफ्ट के अंदर चले जाएं तो उसको तबाह कर सकते हैं, क्रैशेस हो सकते हैं, विजिबिलिटी बहुत गड़बड़ हो सकती है भाई। और तो इसके अलावा भी बहुत सारे इसके डेंजर्स हैं, वो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया, रहम किया, क्योंकि ये जो ऐश क्लाउड्स बने और फिर किस तरफ जाएंगे, हवा का रुख, ये दिल्ली की तरफ चले गए, बताया जा रहा है कि दिल्ली की तरफ चले गए इंडिया, तो कितना मुतासिर करेंगे। और इस अलर्ट से मुतालिब भी जानते हैं अंजुम नज़ीर ने, अंजुम भाई ने हमें ज्वाइन किया है, डिप्टी डायरेक्टर मेट ऑफिस में बहुत अरसे बाद। अंजुम भाई,
अंजुम भाई कहाँ थे आप, पहले तो बताएं। क्या अंजुम भाई, आपने हालचाल भी नहीं पूछा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हम जी आप? इधर ही थे। अच्छा, अल्लाह का शुक्र। बस वो देखें ना, बस लेकिन अच्छा है, वेलकम बैक, बड़ा अरसा हो गया। तो अंजुम भाई ये ज़रा थोड़ा सा बताएं भी, ये किस नौयत का ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है कितनी ख़तरनाक है, क्या वो लावा वगैरह की भी सूरत हो सकती है, थोड़ा वो बताइएगा, फिर हम इधर इस तरफ भी आते हैं। जी देखें, बिल्कुल ये 12,000 साल बाद वॉल्केनो एक्टिव हुआ। सेस्मिक एक्टिविटी इस एरिया में होती है बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। ऑल्दो बाय नेचर ये एरप्टेड हुआ और इट वाज संडे, तकरीबन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11-12 बजे के आसपास जो है इसमें एरप्शन हुआ। और उसके बाद जो है जो तमाम दुनिया होती है, ये इसकी जो हमारी जो एविएशन इंडस्ट्री होती है, यहाँ एविएशन मेट सर्विसेज होती हैं, इनका कोलैबोरेशन होता है। तो हमारा एक वॉल्केनिक ऐश एडवाइजरी सेंटर है तुलूस, फ्रांस में। तो उन्होंने जो है इसकी हमें वेल इन टाइम एडवाइजरी दी और इसकी जो ऐश क्लाउड्स की जो प्रोजेक्शंस थी वो हमें प्रोवाइड की गई और हम तकरीबन संडे नाइट से इसको वॉच आउट कर रहे थे। और उसके बाद इट्स नॉट an easy job to find these type of clouds through satellite. There are some certain channels होते हैं जिसके थ्रू जो है हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। Although we have that facility in पाकिस्तान। तो इसके साथ साथ जब पीर की सुबह 10 बजे के आसपास जो है वो इन फ्लाइट पायलट ने इसकी ऑब्जर्वेशन की 60 नॉटिकल माइल साउथ ऑफ गवादर के, वहाँ पर तकरीबन 45,000 फीट की बुलंदी पर ये ऐश क्लाउड्स देखे गए। तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वॉल्केनिक ऐश की जो सिगमेंट या एडवाइजरी है वो एविएशन को प्रोवाइड की और ये सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहा। इस सिलसिले में हमने 3 वार्निंग्स जो हैं वो एविएशन को दी थी। हमारे रीजन में इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 45,000 एंड बियॉन्ड थी। और इसकी वजह से जो है हमारा जो डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन था वो मुतासिर नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमारी पाकिस्तान में जो है वो 32 से 36,000 और समटाइम 38,000 फीट तक जो है वो फ्लाइंग करती है। बट इंटरनेशनल तो ऊपर होंगे जी 40 से 48,000 फीट की बुलंदी पे जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स होती हैं वो जो है ट्रैवल करती हैं। और जब एडवाइजरीज दे दी गई तो तमाम के जो फ्लाइट्स हमारे रीजन से क्रॉस कर रही थी उन्होंने अपना फ्लाइट लेवल चेंज किया और बियॉन्ड 40,000 जो है वो मोस्टली फ्लाइट्स होती रही। सही है। अच्छा अंजुम भाई मुझे अंजुम भाई ये बताएं कि अब ये गवादर से देखा 60 नॉटिकल माइल के, फिर उसके बाद कहाँ ये टर्न कर गया, या यानी विंड्स की वजह से ये दिल्ली की तरफ निकल गया और ये ऐश गिरनी भी है ना कहीं? देखिए जी, ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट थी फ्रॉम यमन, देन ओमान, उसके बाद जो है अरेबियन सी, फिर ये हमारे कोस्टल वाटर्स के साथ से होता हुआ कराची के ऊपर से होता हुआ सिंध के ऊपर से होता हुआ इंडियन राजस्थान एंड अदर एरियाज की तरफ चला गया। एक तो ये बहुत ज़्यादा हाइट पर था, स्पीड जो है इसकी काफ़ी थी। अगर ये नीचे होता इसका लेवल, क्योंकि हमारे पास इसको 45,000 फीट पे डिटेक्ट किया गया, अगर ये नीचे होता तो ये ऑफ कोर्स ही बात है सबसे पहले एविएशन इंडस्ट्री के लिए जो है एक हैजर्ड था। देन इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी हाइट के क्लाउड्स जो हैं वो सरफेस पे या आपके लोअर एटमॉस्फेयर को जो है इफेक्ट करें। नहीं, लेकिन वो जो इसके वॉल्केनिक मटेरियल्स हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, टाइनी फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के, ग्लास के, ये खतरनाक भी होते हैं क्वालिटी को तो मुतासिर करेंगे। और जैसे जैसे ये बादल ऐश के जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो वो सारा एटमॉस्फेयर में आ ही रहा है ना, छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं सारा मटेरियल। जी बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फिर इसकी जो आपकी वॉल्केनिक ऐश के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एविएशन में जो है जहाज़ों के जो इंजन्स होते हैं उसके लिए बहुत डेंजरस होते हैं। जी जी। ये वाकया सबसे पहले जो है 80s में, तकरीबन मेरा ख्याल है 83 में ब्रिटिश एयरवेज के साथ जो है वो और मल्टीपल इंजन्स वाले एयरक्राफ्ट्स का फेलियर हो जाता है, इतना खतरनाक। जी बिल्कुल फेलियर हो जाता है। चले, ये तो यानी अपनी नौयत का एक मुनफरिद ज़ाहिर वाक़या है। तो पहली दफ़ा आप ये कह रहे हैं कि एडवाइजरी भी मेट ऑफिस से जारी की। अंजुम भाई ज़रा मौसम से मुतालिक में बताइए, अब कराची का, लाहौर का, पंजाब का मौसम कैसा? जी मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंड की जानिब जा रहा है। ऑल्दो के एज सच कोई हार्श सर्दियां होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं पाकिस्तान में, जैसा कि पिछले दिनों बड़ा गलगला उठा हुआ था। इट्स अ नॉर्मल विंटर।
और ऑफ कोर्स ही बात है कि जब विंटर्स होते हैं तो सर्दी तो होगी। अब आप ये नहीं कह सकते, अगर हम ये कह रहे हैं कि यानी मिनिमम कितना जाएगा? अभी 16 था, 15 तक जाएगा, मिनिमम कितना जाएगा टेम्परेचर दिसंबर में? और आज मिनिमम 17.5 हुआ, ऑल दो के रात को लोगों को ठंड भी लग रही होगी जी। लेकिन जो है वो हवा की वजह से जो है वो टेम्परेचर डाउन नहीं होता। याद रखिएगा कि टेम्परेचर डाउन उस वक्त होता है जब आपकी विंड्स जो हैं वो काम होती हैं। अगर आपकी विंड्स चलती हैं तो आपको सर्दी तो फील होती है, लेकिन विंड की जो रेजिस्टेंस होती है या उसकी जो फ्रिक्शन होती है उसके से टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। जरूरी है ना भाई, चलते फिरते रहे बस, सर्दी कम आपको ठंड जरूर फील होती है। सही कह रहे हैं भाई। वैसे आपको बात तो फनी बात आपको बताती हूँ कि सबसे कम जो है ना सर्दी पड़ती है कराची में और सबसे ज्यादा ठंड हमें लगती है। ये अजीब हवा चलती है ना, नहीं कुछ है यहाँ। अब आज ही देखें जो हमारा हाल है ना, ये हमारा होता है जनवरी में पिंडी में, और यहाँ मैं क्योंकि यहाँ की होके रह गई हूँ, मुझे ऐसी ठंड लग रही है तो हाथ फ्रीज हो रहे हैं। नट्स वगैरह बिल्कुल वो गर्म टोपी और जैकेट वैकेट पहन के मैं आज ऐसे आई हूँ कि इतना तो कोई टेम्परेचर भी नहीं है। कोई सूप वगैरह, कोई चिकन की यखनी, कोई नट्स वगैरह खाए। बहुत शुक्रिया अंजू भाई, थैंक यू। असल में ना कराची वालों को हमने भी तो विंटर के कपड़े कहीं पहनने हैं ना, ये जो सारी वुलन टोपियां ली हुई हैं, सारी जैकेट्स लेदर की, क्या फायदा उनका? नहीं बिल्कुल कुछ तो ऐसे कपड़े पेटियों से निकलते हैं। शायद शूट भी होता है, कोई मतलब हनी भी होता है, चीजें हैं सर्दी की चीजें। नहीं थोड़ा सा तो एंजॉय करने देना। शुरू की सर्दी ना खून की क्यूट लगती है, मजे की। बॉयल अंडा भी होता है, बॉयल अंडा खा ले आपको, फिर देखें बहुत चीजें हैं ऐसी। खून गरमाने के लिए आपको बताएंगे ताजा तरीन क्रिकेट की दुनिया की खबरें ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद यस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हमारे बचपन का क्रिकेट जो हम देखते थे बड़ों को देखते हुए, और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता था, 3 दिन 4 दिन सिर्फ टीवी पे क्रिकेट लगता था, और फिर उसके बाद तज्जिए होते थे आपस में। जिनको इंटरेस्ट ना हो, मेरे जैसे लोगों को ना, वो बस बेचारे हम लोग बच्चे फंस जाते थे। लेकिन ये कि उस वक्त की एक कमेंट्री की पेस, उनकी वाइट जो किट होती थी क्रिकेटर्स की, वो एक मतलब अब कितना बदल गया कि अब ये कि जल्दी जल्दी फिर यूट्यूब पे T20s आ गए, और वो कलर आ गया इतना ज्यादा, टॉनी ग्रेग और वो माइकल होल्डिंग, और वो याद है अभी तक। क्यों याद है वो रिची, इसलिए याद है कि वो एक अलग ही कैरिज्मा था, और वो कमेंट्री कितने अलग ही मजे कमेंट्री थी। ऐसे हो गया, यू नो, 92 वर्ल्ड कप की याद, एक अलग सी एक एक्साइटमेंट होती थी, बहुत बदल गया। अच्छा अब तो बदल गया, बहुत फास्ट हो गया ना। T20 भी नहीं था तब तो, और वनडेज होता। अब हमारे बड़ों को समझ नहीं आ रहा, अब वो जब देखते हैं, अब कहते हैं ये क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, तेजी में एकदम से चक्की चौकी लग रही है, उल्टी सीधी शॉट्स लग रही हैं। अच्छा लेकिन अब क्या हो रहा है, ये मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि ये सीरीज क्यों नहीं खत्म हो रही ट्रायंगुलर? ये इतनी बोरिंग हद तक होती जा रही है। ड्रैग करके एक ड्रामे की तरह जो खत्म, आई थिंक उसको ये ड्रामे की तरह फ्लैशबैक वगैरह डाल दें इसमें। यही चल रहा है, और किस्तें बढ़ा दी हैं। टीमें हल्की, श्रीलंका भी हल्का खेल रही है और जिम्बाब्वे भी, और मैच पे मैच हुए जा रहा है। ठीक है, अभी भी फाइनल जो है वो सैटरडे, तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की जी। अभी फाइनल जो है वो सैटरडे को होना है। तो जनाब श्रीलंका और पाकिस्तान का इस ट्रायंगुलर सीरीज का फाइनल होने जा रहा है। फिर जनाब T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, और पाकिस्तान और इंडिया एक ही ग्रुप में है, और दीगर ग्रुप्स भी हैं। तो एक वो जो होता है ना, दो जो आपके एक ही सेक्शन में आ जाए अगर ऐसे स्टूडेंट्स, या ये बड़ा ही टफ होगा। और मुझे तो लगता है शायद जानबूझ के कुछ किया, बिकॉज जितना मैच लोग शौक से देखते हैं, जो एक्साइटमेंट इंडिया पाकिस्तान के मैच की होती है, लेकिन ये कि ये तो इंडिया मेक्स इट पॉलिटिकल एवरी टाइम। अब क्या होगा? हमें ज्वाइन किया है अली तरोली ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, क्रिकेट पे जबरदस्त तज्जिया होता है। अली अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? हम ठीक ठाक है। तो अली मुझे बता, मैं सही कह रहा था? ये अजीब बात की है ज़ुहैब ने, मैं बिल्कुल ही मुझे समझ ही नहीं आया कहा क्या, कैसे कोई कह सकता है ये बात? सीरीज को खुदा के वास्ते खत्म कर दे। एंकर कभी कह सकता है ऐसी बात? ये ज़ुहैब ने क्या बात की अली? व्हाट इज गोइंग ऑन? ज़ुहैब भाई ने जो बात की है पिंडी इस्लामाबाद के जो लोगों को, ये बड़ी अच्छी लगेगी, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद के लोग भी ये सोच रहे हैं कि यार ना कोई ऑस्ट्रेलिया आई हुई है, ना कोई इंग्लैंड आई हुई है, आपने पूरा पिंडी इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। और ये तो थैंक्स टू मोहसिन नकवी के अभी ये श्रीलंका दोबारा चाह रहा था कि दिसंबर के एंड में दोबारा ट्राई सीरीज हो। और नहीं बस नहीं क्यों नहीं भैया, आप एंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक उनको मजा आ रहा है अभी। यार हमने फिर आना, हमने नहीं जाना है कि हम इंडिया से जीते, हम इंग्लैंड से जीते, साउथ अफ्रीका से जीते, ऑस्ट्रेलिया से जीते, ये भी है, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि अली मुझे यहाँ पे आपने मजाक की बात कर दी है ना,
तो वो याद आ गया बब्बू बराल का कि भिंडियां पकाना भी तो कोई कोई जानता है, कीमा बनाना भी तो कोई कोई, तुसी दाल निरी दाल। ये चेंज चाहिए इनको। लेकिन पता है अली, ना सीरियस नोट, बात सही है कि दूसरी टीम्स के साथ कब खेलेंगे, ये तो जब डिफरेंट टीम्स के साथ खेलेंगे तो वर्ल्ड कप के लिए आई थिंक इनकी प्रैक्टिस होगी। दे कांट कीप प्लेइंग विद द सेम टीम अगेन एंड अगेन। तो वो ऐसा है कोई प्रोग्राम? आप बात करना चाह रहे हैं ट्रायंगुलर पे या हम सीधा T20 वर्ल्ड कप की बात करें? नहीं, कर लें तो ज्यादा बेहतर है कि ट्राई सीरीज में तो है कुछ नहीं, कोई वाया वहां से निकल जाए, थोड़ा सा ट्रांजिट करते हुए जाए, मेरा ख्याल है। जी वो ठीक है। जो तैयारी है, जो ट्राई सीरीज हमने रखी, ये तैयारी के लिए रखी, और हमें तो तैयारी बड़ी टीमों से करनी चाहिए। अभी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया आएगी T20s के लिए, तो वो एक अच्छा टूर होगा जिसमें हमारी तैयारी भी हो जाएगी। और उन्होंने अपना जो ODI स्केड्यूल है वो भी PSL के बाद रखा है, क्योंकि जुएब भाई इसमें क्योंकि ज्यादा बात होती है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपना टूर रीस्केड्यूल क्यों किया। लोग ये बात करते हैं कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दरमियान में PSL आ रहा था तो उन्होंने अपना टूर रीस्केड्यूल किया, क्योंकि ODI थी तो वो चाह रहे थे कि पहले हम T20 खेल के अपना फोकस जो है वो T20 वर्ल्ड कप पे रखें। जी जी। तो क्योंकि वो पहले आएंगे और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, और दोबारा वो चाह रहे थे कि हम इससे फ्री होके तो ODI वर्ल्ड कप है भाई, इंडिया पाकिस्तान ना दिया जी 15 को जी टकरा रहे हैं दोनों। जी जी। तो क्या सोच रही हैं आप? मैं ये सोच रही हूँ कि अगर फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान पहुंच जाते हैं साथ, तो वो कहाँ होगा? वो 2 वेन्यू रखे गए हैं, क्योंकि एक तो अहमदाबाद है और दूसरा कोलंबो है। क्योंकि ये आपको याद होगा कि इसी पे जब एक मामला बना था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, तो पाकिस्तान ने इस पे एक फर्म स्टैंड लिया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया और श्रीलंका में कराया गया है कि अगर पाकिस्तान इसमें फाइनल में पहुंचता है तो ये जो फाइनल है वो श्रीलंका में होगा। अगर पाकिस्तान ये फाइनल में नहीं पहुंचता तो इसका वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। तो अभी जो अली पाकिस्तान टीम की जो फॉर्म है उसमें आप समझते हैं कि कितना तैयार है फॉर द वर्ल्ड कप? जी बेहतर कॉम्बिनेशन बन गई है नादिया। मसला ये है कि हम इतने अरसे से एक टेस्टिंग फेज से गुजर रहे हैं। अगर हम एशिया कप या उससे पहले ट्राई सीरीज से लें तो हम अभी तक एक टीम को एक फाइनल लुक नहीं दे रहे, और टीम मैनेजमेंट अभी तक ये रोल डिफाइन नहीं कर सकी। आप देखते हैं कि हम आए रोज अपने नए प्लेयर्स को डेब्यू करा रहे हैं, नंबर चेंज हो रहे हैं, किसी को नंबर 1 पे लाते हैं, फिर 2 पे लाते हैं, फिर 4 पे लेके जाते हैं, फिर 6 पे लेके जाके उसको कहते हैं कि आप डोमेस्टिक खेल लो। तो हमें अपने जो नंबर्स हैं उनको फाइनल करना चाहिए। हाँ, अब जरा कट शॉट कर, थोड़ा जो कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं, थोड़ा सा हमें अब एक टीम बनाना। अच्छा अली, ये जो स्केड्यूल जारी हुआ है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान, ये सबसे टफेस्ट मुझे लग रहा है ग्रुप। इसमें 2 टीम्स का निकलना मुश्किल, बाकी इंडिया पाकिस्तान, फिर इंग्लैंड और बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज भी, ये भी थोड़ा सा हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। तो ये दो तो 8 टीमें निकलनी है, सबको पता है कौन सी निकलेंगी। जी जी। एक तो दूसरा ये देखिए कि इंडिया हमेशा ये इस बात पे एतराज उठाता है कि जी आपने हैंडशेक नहीं करना और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और 100 मसले करता है, पर आप देखेंगे उनको कहीं ना कहीं ब्रॉडकास्टर्स को भी बिजनेस चाहिए। अभी देखिए, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का ग्रुप सबसे कमजोर ग्रुप है। उसमें ये भी सामने रखा गया है कि जी पाकिस्तान और इंडिया टॉप 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि लास्ट जो वर्ल्ड कप था उसमें पाकिस्तान ने टॉप 8 के लिए क्वालिफाई नहीं किया, तो ब्रॉडकास्टर्स को या जो पूरा इवेंट है उसमें उनको काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इसलिए ये हमेशा ये सामने रखते हैं कि अभी आपने देखा कि US है, नेदरलैंड है और नामीबिया है, जबकि हम खैर US से भी हारे हुए हैं तो हमें ज्यादा कंसर्न भी रहता है। पर ये कि अगर देखा जाए ओवरऑल सबसे जो कमजोर ग्रुप है वो पाकिस्तान का ही है, और ये सामने रखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया। वो भी करूंगी। PSL कब हो रहा है? PSL की क्या डेट? अप्रैल में। अच्छा, तो मतलब वेरी गुड। मैं वही कहा कि थक ना जाए बच्चे, वर्ल्ड कप के बाद ही होगा। वर्ल्ड कप के बाद ही होना चाहिए। अच्छा, ये अली तरीन जो ओनर सुल्तान टीम के, उनका भी स्टेटमेंट आई है कि वो अब रिन्यू नहीं कर रहे कॉन्ट्रैक्ट इस टीम का विद द PCB। तो ये क्या मामला है फिर? ये इस टीम का क्या होगा और ऐसा क्यों? वो अब ये कि दोबारा ऑक्शन में जाएंगी टीम्स। दूसरा जो उन्होंने अली तरीन ने जो कंसर्न रेज किए वो इतने अरसे से ये बात कर रहे थे। एक तो जो बोर्ड है
वो उनको उनसे राब्ता नहीं कर रहा था, उनको उनके जो कंसर्न्स थे उन पे बात नहीं कर रहा था। तो अली तरीन देखा जाए तो वो एक क्रिकेटिंग लवर है, वो चाहता है कि क्रिकेट बेहतर हो पाकिस्तान में, उन्होंने टैलेंट हंट किया। बाकी इस तरह के जितने भी मामला क्रिकेट के थे, बोर्ड को इसमें बैठ के ये मामला सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर देखा जाए एक गुडविल जेस्टर के तौर पे भी अगर भाई देखे ना वो अली तरीन 2-3 चीजें कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ओनरशिप दें, आप ओनरशिप नहीं दे रहे, आपने रेंटल बेसिस पे दिया। दूसरी बात उन्होंने ये की कि भाई बिग बैश की तरह थोड़ी तब्दीली लाए, आप सर्किल के ओवर्स रखें ताकि इंटरेस्टिंग हो। तो इसमें क्या था इसको कंसीडर इनपुट लेनी चाहिए जो टीम के ओनर्स हैं, उनका भी एक्सपीरियंस हो गया इतने सालों का। पॉजिटिव कंसर्न थे और इससे क्रिकेट इंप्रूव होती है। और पीएसएल का जो मेयार है ज़ुहैब भाई, हम ये क्योंकि आपस में बात कर रहे हैं तो वो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। जी जी। और जो प्लेयर्स भी हैं वो कोई इतने क्वालिटी प्लेयर्स नहीं आ रहे। जैसे कि वो हम बात करते हैं कि वो रेलू कट्टों से जब आप टीम को खिलाएंगे या पीएसएल खिलाएंगे तो आपका क्रिकेट का मेयार या पीएसएल का मेयार उस लेवल का नहीं रहेगा। जो कि कंसर्न थे वो बिल्कुल वैलिड। आगे बड़ा ब्रांड बड़े से बड़ा बनाते जाए ना। लेकिन बहुत शुक्रिया। एक और भी पॉइंट वैलिड है कि आप सिर्फ जब जवाब देते हैं ना, ज़ुहैब का नाम लेते हैं, मैंने इतनी तैयारी की, इतने अच्छे सवाल किए हैं, जेन्युइन इंटरेस्ट से मैं पढ़ के आई थी, आप मेरा नाम नहीं लेते, आप ये क्या बात है? हम आपका जो सवाल था, हम चाह रहे थे कि हम इंडिया से जीते। नहीं, ये बायस है ज़ुहैब, ये क्या बात है? नादिया की तरह क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रही है और आप मुझे ऐसे ही इग्नोर कर रहे हैं। आई डोंट लाइक दिस। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो आपसे बात नहीं होगी आइंदा, नादिया से बात। बिल्कुल सही है। थैंक यू, ज़ुहैब ना, मतलब मुझे याद रखा करें प्लीज भाई, मैं हर्ट हो जाती हूँ। क्या बात यार, यही तो आपकी बात है नादिया, इसी वजह से लोग देखते हैं। नहीं इधर देखिए, जिसको जरा शौक नहीं था वो बेचारी इतनी मेहनत करके इंटरेस्ट पैदा कर रही है, तो मतलब इतना तो मेरा बनता है ना। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। नाउ आई फील बेटर। हाँ जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आजकल हर कोई जो भी जहन में किसी के सवाल आ रहा है तो वो एआई से पूछते हैं, फौरन एआई से पूछ लो। बिल्कुल, तो एआई पे डिपेंडेंट हो गया ना अब। एआई सही बताता है हर वक्त। नहीं, मुझे तो ये मैं पता है, ये जो रिलेशनशिप्स इमोशंस को लेके ना एआई को बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। ये भी बच्चे कुछ, क्योंकि जो इतने आदी हो गए हैं कंप्यूटर के यूज़ करने के लिए कि जी रिलेशनशिप एडवाइस ले रहे हैं, मंगेतर से बात कैसे करनी है, हैं जी शादी के लिए आप किस तरह के राब्ता करें, बात करें आप। तो ये सवाल होते हैं ना कि एक लड़का लड़की तुझसे से क्या बात कर रहे हैं, एआई से पूछ के बात कर रहे हैं, रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं। और नहीं, सब गलत सवाल। ये तो वो लड़की कह रही है उसकी अम्मा से कि ये सही सवाल नहीं किया, ये कैसा सवाल हुआ? ये कैसा नहीं, अच्छा, इससे ज़्यादा ये भी है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है ना, रिसर्च जब आप करते हैं तो बहुत से पेपर्स आप पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप देखते हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। एआई में थोड़ा सा ये यानी फॉल्ट है, जो भी आप कह लें इसको, कि उसकी जो कंक्लूजन है ना, आप उस पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो यहाँ कहीं कहीं जो है ना, गूगल भी कंफ्यूज हो गया। पहले मैं किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन मांगती थी, ठग से आता था। अब एआई आया, उसने मेरा इतना वक्त जाया किया। मैंने कहा मैं एक चीज पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दो, और जवाब नहीं आ रहा। तो अच्छा खैर, अब हम जरा इकोनॉमी पे बात करते हैं और अपने एक्सपोर्ट्स। उस सवाल से इसको लिंक करूंगी ना कि ये भी एक सवाल है। सवाल करें, अब देखते हैं मैं कैसे करें। बताएं चावल के बारे में, क्या हो रहा है चावल की दुनिया में। हाँ, तो चावल की दुनिया में ये हो रहा है कि हमारी जो, हम हमेशा ये कहते हैं कि भाई एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन होंगी और आप ज़र मुबादला आपके मुल्क में आएगा। अब इसी सिलसिले को लेकर और यही पॉलिसी बनाकर हम अब चावल बांग्लादेश एक्सपोर्ट करने की तरफ हम जा रहे हैं। 1 लाख मेट्रिक टन हम चावल एक्सपोर्ट करेंगे और ये इस तरह की ये जो मार्केट है ये खुलेगी। और उसके बाद इंडोनेशिया वगैरह, क्योंकि पहले आपको पता है कि यूरोप में और यूएस में टैरिफ कम थे इंडिया के, तो हमारा चावल भी उनकी ब्रांडिंग के साथ वहाँ बिक रहा होता था। ठीक है, तो अब हम ये चाह रहे हैं कि मार्केट को हम भी जरा अपना स्पेस लें और अपना जो शेयर है वो मार्केट कर लें, और इसी लिए हमने जो है बांग्लादेश एक्सपोर्ट किया। लेकिन इसके साथ साथ वो सवाल भी है कि भाई पाकिस्तान में चावल की जो पैसे हैं वो क्यों बढ़ते हैं? इतना सरप्लस हमारे पास है कि हम बगैर महंगाई हुए महंगे चावल हुए, हम भी नॉर्मल, हमारी भी यूज पूरा हो जाए और वहाँ भी हम भी हो। तो हमें ज्वाइन किया है चौधरी अकमल साहब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें जरा बेहतर तरीके से बताएंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, आपने वक्त दिया हमें। सर, ये जो हिकमत अमली है, वैसे तो ठीक है एज ए हिकमत अमली कि हम अब अफगानिस्तान, हमारे बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं और ट्रेड भी होगा और फिर मंडियाँ भी हमारी खुलेंगी और ये सी रूट भी हमारा। इसके साथ साथ मुझे बताएं कि ये भी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है ना, कि हमारी मार्केट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करना है हमने।
बिल्कुल होना भी यही चाहिए कि हमारी जो अपनी मार्केट है उसकी रिक्वायरमेंट्स को हमें खास तौर के ऊपर मद्देनजर रखना चाहिए, चाहे हम इंपोर्ट्स कर रहे हों या एक्सपोर्ट्स कर रहे हों। मसलन अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी लोकली शॉर्टेज ना हो जाए। जैसा कि पिछले दिनों में देखा भी गया है कि हम जो वो चीनी एक्सपोर्ट कर देते हैं तो हमारे यहाँ जो है वो महंगी हो जाती है। सम टाइम हमें गंदम जो है वो इंपोर्ट करना पड़ जाती है। इसी तरीके से अगर मैं राइस की बात करूँ तो राइस जो है वो अगर हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो हमारी एक लोकल ज़रूरियात भी हैं, तो उन लोकल ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और इस सिलसिले में हमें इंडिया जो है वो उसने अपनी चावल की एक्सपोर्ट बैन किया हुआ था, ख़त्म किया हुआ था, ताकि जो है वो उनकी लोकली जो ज़रूरियात हैं वो पूरी हो सकें और लोकल मार्केट में उनका चावल महंगा ना हो। अभी हाल ही में उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो एक मतलब फिर चावल की जो है वो खोली है। तो हमें अपनी ज़रूरियात को सबसे पहले मद्देनजर रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट्स के चक्कर में हम यहाँ पे लोकली जो है वो चीजों को महंगा होने का ना, लेकिन सर रखना चाहिए, क्या रख रहे हैं? कोई आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि नहीं, सरप्लस है? नहीं, चावल के हवाले से आप पूछ रहे हैं? जी, चावल के फ्लड्स भी आए ना, फ्लड्स की वजह से तो वैसे यही मैं जानना चाह रही हूँ कि है हमारे पास इतना ज्यादा एक्स्ट्रा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वरना ये कि फिर बाद में हमें एक्सपोर्ट करने के बाद इंपोर्ट करना पड़े, तो सिचुएशन है। देखिए हमारे यहाँ आप हमारे यहाँ का निज़ाम अगर आप एग्रीकल्चर के हवाले से बात करें ना, तो चाहे वो गंदम हो, गन्ना हो, कपास हो, उसमें मिडलमैन और ये जो माफियाज हैं, कार्टेल्स बने हुए हैं, इनका बहुत अहम रोल है। अब ये डिपेंड करता है इन लोगों के ऊपर, क्योंकि इन्होंने व्यापारियों से तो उठा लेना है माल जैसे तैसे भी है, क्योंकि वो जो ग्रोवर है वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहा ना। तो उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट को देखना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत बढ़ती है तो डेफिनेटली ये एक्सपोर्ट करेंगे, बेशक जो है वो लोकल महंगा हो जाए, यहाँ पे नायाब हो जाए, ना मिले, चाहे वो बांग्लादेश स्पेसिफिक हो या अमेरिका या दीगर कंट्रीज में हमारे चावल की एक्सपोर्ट। हमारा चावल जो है वो दुनिया भर में मशहूर है अपने जायके के हिसाब से, खास तौर पे जो बासमती चावल है उसकी जो है वो बड़ी मांग है। अब तो मिडिल ईस्ट में भी जो है वो हमारा चावल बहुत ज्यादा उसकी मार्केट क्रिएट हो गई है। और नॉट ओनली चावल, लेकिन यहाँ पे 500 रुपए पर केजी मिल रहा है, आप देखें बासमती राइस, ये कितनी अजीब बात है। हमारी अफोर्डेबिलिटी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ जो हुकूमत है वो एक जो रेगुलेटर का किरदार अदा करना चाहिए, और जो इदारे बनाए हुए जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या दीगर जो लोकल सतह के ऊपर डिप्टी कमिश्नर लेवल के ऊपर है, जिनका काम है मंडियों की सूरत हाल के ऊपर नजर रखें, अनफॉर्चुनेटली वो अपना किरदार जो है वो अदा नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट होता ये है कि चीज़ें जो है वो स्टॉक में चली जाती है, फिर उनकी मर्जी के ऊपर मुनसिर होता है। तो इस सूरत हाल को अगर देखें तो हमें इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर नजर रखना होगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में चावल की मांग में इजाफा होता है तो चावल यहाँ से नायाब हो जाएगा, और आवाम को जो है ना फिर चावल शायद देखने को भी ना मिले। जैसे हमें जो है ना वो अच्छी आला नस्ल का जो है ना हमें कीनू देखने को मिलता है, ना हमें जो है वो मैंगो जो है वो देखने को मिलता है, सारे का सारा एक्सपोर्ट हो जाता है। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो ग्रोवर लेवल का जो किसान है जो उसको उगाता है, उसके ऊपर मेहनत करता है, उसको अपना पूरा मुआवजा भी नहीं मिलता। गन्ने के काश्तकार रो रहे हैं, अपनी फसलें जला रहे हैं, उनको भी अपना मुआवजा पूरा नहीं मिलता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप चीनी की प्राइस को देखें तो वो ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर जो है वो हुकूमत को भी और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या इदारे हैं उनको भी बर वक्त इकदाम करने होंगे ताकि इस किस्म की सूरत हाल से बचा जा सके। जी अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताइएगा, एज ए स्ट्रेटजी तो हमने बात कर ली अपनी मंडी की, लेकिन एज ए स्ट्रेटजी आप कैसे देख रहे हैं कि ये चीन, वस्ती एशिया जो रियासत है उसके साथ तिजारत के लिए एक बेहतर कदम तो है बहरहाल ये कि हमने बांग्लादेश, क्योंकि रेवेन्यू तो वो तो ज़र मुबादला तो इतना खैर नहीं आना, वो तो यूएस वगैरह से ही डॉलर्स में जब होता है। लेकिन हैविंग सेड दैट ये इस मार्केट को इंडोनेशिया वगैरह यहाँ तक भी हमारी प्रोडक्ट पहुँचेगी तो ये बेहतर है, क्योंकि कंपेरेटिव मार्केट इंडिया की फिर उनको एक फ्री रन नहीं मिलेगा उस तरीके से। हमारा जो टारगेट है ना हुकूमत का वो है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, हुकूमत का भी और हमारी अपनी इकोनॉमी की सर्वाइवल का ये क्वेश्चन है कि अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट ना बढ़ाई
तो शायद जो है वो हमारा इकोनॉमिकली हमारे लिए मजीद मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हैं तो इमीडिएटली जो पॉसिबिलिटी है वो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वही रिलीफ दे सकता है। अगर हम माइंस एंड मिनरल्स की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, यू नो इट्स अ टाइम टेकिंग थिंग, इट्स नॉट बीन डन इन अ ईयर और हाफ ईयर। लेकिन अगर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनमें जो टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें अगर मैं बात करूं कॉटन हमारी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइस बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट है, और ये चीनी जो है वो शुगर इवन वी कैन एक्सपोर्ट। तो अगर ये चंद एक जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए, अच्छी यानी जो अद्वियात फिनिश प्रोडक्ट्स जो है है वो यूज की जाए, तकरीबन फिनिश जी, जो जी। प्रोडक्ट्स है, इससे बेहतर ये कि रॉ जी जी बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। भी- मतलब अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट से थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं, इस वक्त हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल के भी जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो सिर्फ जीत ही इस वजह से रहे हैं कि वो उन्होंने अपनी जो सप्लाई चेन है ना उसको स्ट्रॉन्ग किया है। वो बाकायदा पंजाब साइड के ऊपर कॉटन खुद ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद कॉटन को प्रोसेस करते हैं, फिर धागा बनाते हैं, धागे से फिर वो डेनिम की पेंटें बनाते हैं और उनको जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो उनको जो बैकवर्ड जो सप्लाई चेन में जो डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, ये उनकी जीत है। अदरवाइज हमारे यहाँ पावर सेक्टर की बात करूं, पावर इतनी महंगी हो गई है, लेबर कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है, हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकते। तो हमें बैकवर्ड जो इंटीग्रेशन है वो हमें लाजमी करनी होगी अगर हमें जो है ना अपनी सर्वाइवल करनी है, और उसमें एग्रीकल्चर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तीनों मेन हमारी क्रॉप्स हो। इंडिया के लिए भी बताएं कितना बड़ा सेटबैक है कि जो उनके ऊपर इतना टैरिफ लग गया, और यूएस बहुत बड़ी मार्केट थी उनके चावल के लिए, क्या वहाँ तो उनके इंडिया गेट जो है बंद कर दिए गए हैं, तो इसलिए उनको बड़ा नुकसान हो रहा होगा। और डू यू थिंक कि अब उसमें ये कि वो अपना सस्ता चावल उन मुल्कों को भेजेंगे कि उन बेचेंगे जो कि उसको फिर आगे यूएस तक लेके जाएं अपने लेबल के साथ, क्योंकि वहाँ तो अब इनको बेचना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए, राइस जो है ना, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा है। तो अगर आप स्पेसिफिकली चावल की बात करेंगी तो चावल में मेरे ख्याल में इंडिया जो है ना वो दीगर मंडियां तलाश कर लेगा और अल्टरनेटिव मंडियों में चावल को अपने बासानी जो है ना वो खपा लेगा। लिहाजा हमें इस खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया के ऊपर चूंकि टैरिफ लग गया, चावल के हवाले से उसको प्रॉब्लम्स नहीं। यहाँ दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल जो है वो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं रशिया से लेके, और दीगर जो उनकी जो मेन ज्वेलरी वगैरह के आइटम्स हैं उसके ऊपर पाबंदियां लगाई, उसकी वजह से जो है वो इंडिया को बहुत सेटबैक होगा, नो डाउट। बट स्पेसिफिक टू राइस मेरा नहीं ख्याल है कि, लेकिन सर देखिए ना, जहां वो अब वो जब पहुंचेगा एंड में, तो जिस प्राइस में वो वहां बिकेगा उससे सस्ता तो हमारा चावल होगा, दूसरे मुल्कों का चावल होगा, तो कोई क्यों खरीदेगा वहां, क्योंकि उनके तो टैक्स भी उन्होंने एडजस्ट करने हैं ना उसमें। तो नहीं, क्वांटिटी मैटर्स ना, क्वांटिटी मैटर्स। हमारा तो 1 लाख टन है, जो लास्ट टाइम हमने $4 बिलियन का जो वो एक्सपोर्ट किया था चावल, एंड विच इज वन ऑफ द मेजर क्रॉप। बट ओवरऑल जो डिमांड है ना पूरी वर्ल्ड में वो ज्यादा है, तो पाकिस्तान और इंडिया मिलके भी शायद उस डिमांड को उस हद तक मीट नहीं कर पाते। तो लिहाजा ये अगर अमेरिका उस प्राइस पे नहीं लेगा, भारतीय पंजाब भी ज़ाहिर है बहुत ज्यादा वहां पर चावल की पैदावार। अच्छा, मुझे सर ये बताइए, जो चेन हम सप्लाई चेन की हम बात करते हैं, अब फर्ज करें एक्सपोर्ट होगा, ये एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा, ग्रोवर को क्या फायदा होगा इसमें? जो बिल्कुल किसान है उसको कोई फायदा होगा इससे या नहीं? वो भी कहीं बस मिडिलमैन की नजर हो जाएगा? नहीं, अगर जमीनी हालात ऑन ग्राउंड अगर आप मुझसे फैक्ट पूछें तो मैं तो, चूंकि एग्रीकल्चर मेरा स्पेशल सब्जेक्ट भी है, मैं ये ग्रोवर लेवल के साथ राब्ते में भी रहता हूँ, मुझे मंडियों का भी आइडिया है। तो ग्रोवर को तो टके का फायदा नहीं होगा। हमेशा जब भी फायदा होगा वो मिडलमैन उठाएगा, और जो नुकसान होगा वो जो ग्रोवर उठाएगा। हमारे यहाँ जो है ना सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मिडलमैन और माफियाज और कार्टेल्स, ये लोग जो है ना वो एक बफर का काम करते हैं। अगर फायदा हो रहा होगा तो ये उठाएंगे, नुकसान हो रहा होगा तो ये लोग उसको शिफ्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं गंदम की बात करूं तो 2200 रुपए मन जो है वो गंदम ली हुई है किसान से पिछले साल, और इस वक्त आप देखें उसका रेट जो है तकरीबन 4000 रुपए मन जो है वो। तो इसके बावजूद सर मुझे इस बात समझ नहीं आती कि यील्ड फिर सरप्लस कैसे होती है हमारी, जब किसान पिसता ही जा रहा है, हर साल क्रॉप पे पिसता जा रहा है वो, तो इस पोजीशन में कैसे आता है वो बेचारा कि वो करता रहे पैदावार उसकी? नहीं, हाँ, उसके असर जो है ना वो ऐसा होता है कि अब वो किसान भी जो है ना वो अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहा है।
मसलन अब वो गन्ने या उसके बजाय गंदम के बजाय या कपास के बजाय है ना, वो लोग मकई के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वो लोग जो है वो कॉर्न के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये दो ऐसे जो कॉर्न पे प्रोडक्ट्स पहले नहीं हैं या होता था ऐसी इतना। एग्रीकल्चर नहीं, अब बहुत होती है। साहिवाल साइड पे जाएं आप तो उस तरफ जो है ना, लोगों ने कॉटन को या गंदम वगैरह को छोड़कर अब जो है वो मकई की तरफ चले गए, क्योंकि साल में 4 मरतबा इससे वो क्रॉप हासिल कर लेते, तो इसके बड़े बेनिफिट्स हैं उनमें, उनको बिल्कुल, अब किसानों वो भी को अपना फायदा भी देखेंगे, फायदा देखेंगे। इम्बैलेंस आ गया ना, जी, फिर मार्केट में तो इम्बैलेंस आ गया ना सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो हाँ, मच फॉर योर टाइम। उसी वजह से हमारे यहाँ पे जी थैंक यू सो मच। ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, बहुत अच्छी आपने जी, बातें बहुत की। शुक्रिया। हम कहते हैं किसान चौधरी हमारी साहब। रीढ़ की हड्डी है, हमारी बैकबोन है, तो भाई जब बैकबोन है तो उनको स्ट्रांग बनाए ना, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर बाकी सिस्टम्स कैसे काम करेंगे? पूरी So that बॉडी is मूव very कैसे important. करेगी जब बैकबोन आपकी कमजोर होगी, है ना? अच्छा कहने को ही है बहुत सारी चीजें, हम इस पे भी कभी बात करेंगे कि ऐसे जुमले कुछ लोग कुछ होते हैं हम सुनते आ रहे हैं अपने बचपन से। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है किसान, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रांग कब करेंगे आप? लेकिन Strengthen और कब और करेंगे? बचपन में ये भी हम देखते थे, सुनते थे कि जी सबसे ज्यादा कॉटन हम जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गंदम, चावल, ये, और उसके बाद ये फिगर्स कम ही होते जा रहे हैं, और अब हम वो बातें कमर्शियल हो गए हैं। अब हम ऑलिव्स की तरफ भी जा रहे हैं, हम ये जिस तरह उन्होंने बताया कॉर्न तो वो मतलब बिल्कुल रेत वाली झल्ली, वो तो alternate जा रहा है बिल्कुल। हालांकि इतनी जबरदस्त एनर्जी की सोर्स है। मैं सोचती हूँ कि हमारी डाइट में वैसे बाकी कॉर्न क्यों नहीं है, और ऐसे पूरी कॉर्न के दुनिया में आटे बहुत से है, हम क्यों नहीं कुछ पूरी दुनिया में बहुत है बनाते? कॉर्न। अच्छा, मुझे ना एक हमारी अफ्रीकन फ्रेंड ने कहा, क्योंकि वो अगर वो मेरा हाथ पकड़ती थी तो मेरी चीख निकल जाती थी, तो मैं कहती थी यार आप इतनी माशाल्लाह जान है ना, आराम से, कहती है तुम बड़ी कमजोर हो, तो क्योंकि तुम लोग वो नहीं खाते कॉर्न नहीं मेज़। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल नहीं अरे करते। मुझे एकदम वो बात लग गई, मैंने कहा मेज में इतनी ताकत है, कॉर्न में इतनी ताकत है, तो मैं भी खाना शुरू कर रही हूँ। बल्कि अच्छा आई थिंक कि इसका ये ना हमारे खानों में अब होना इसका चाहिए, इस्तेमाल बिल्कुल। कॉर्न का होना चाहिए। Olive oil का इतना और corn फीलिंग का। है, इतना फीलिंग है कि उबाल के आपने रख दिया, बच्चों ने खाया, ताकत ही ताकत जी बिल्कुल, है। Why बिल्कुल not? ऐसे ही। ये और बात है, मुझे ताकत मैं की बात थोड़ा- है सर, सारी बात ही ताकत हाँ, की। मेरे ब्लड टाइप को वैसे सूट नहीं करता कॉर्न, अच्छा ये और मसला है। तो ये हमने एक break इतने बड़ी बातें करने के बाद एंटी क्लाइमेक्स ना दिया। सॉरी, कीप वाचिंग। Break के गुड बाद मॉर्निंग, वापस। ब्रेक के बाद मिलते हैं। आइए जरूर वापस। जी वेलकम बैक Welcome आफ्टर द back. ब्रेक। और रिजवान नूर जो फिटनेस कंसल्टेंट है, कमाल बातें करते हैं। आई लव द वे ही स्पीक्स टू हिम। बिल्कुल ऐसे ही है सब कुछ, क्योंकि देखिए भाई कब से काम कर रहे हैं, कितने लोगों को फिट कर दिया उन्होंने, कितने स्टार्स को, और आज मेरे भी अपॉइंटमेंट है, क्रिकेटर्स नहीं आते हाथ उनके। आज मैंने भी उन्होंने मुझे बताया था। कंसल्टेशन आज बुक की है, तो सही है। रिजवान मुझे भी हेल्प करेंगे। अच्छा, मैं ऐसे हम बात करें जैसे वो यहाँ नहीं है, वो इधर ही है, इधर ये साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड कैसे हैं मॉर्निंग। आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम टू गुड। अच्छा, मुझे तो रिजवान ये बड़ी सारी चीजें ना, सच और गप, जब ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है फिटनेस सप्लीमेंट्स की, जी कि जिसमें लोगों ने अपने जिस तरह मेकअप के ब्रांड्स लॉन्च कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे लोग इसके भी ब्रांड्स ये कभी आ जाती है, बिल्कुल, बिल्कुल, फैशन बहुत में ज्यादा फला आती है। पाउडर आ गया, हाँ। ये टैबलेट्स आ गई, ये सप्लीमेंट्स आ गए, तो आजकल किसका, और फिर कुछ सालों बाद कहते हैं तो बेकार है, कुछ भी नहीं करता। तो पहले आजकल क्या इसमें चल रहा है? सप्लीमेंट्स सस्ते होते थे, अब सप्लीमेंट्स बहुत महंगे हो गए हैं। इट्स नॉट इजी, और खासतौर पे जो लोग जिम भी जाते हैं ना, अब वो सप्लीमेंट लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है। पहले नॉर्मली एक जो प्रोटीन का एक सप्लीमेंट होता है ना, कि वे प्रोटीन, वो 4,000-5,000 में आ जाता था बेहतरीन, आप पूरे 1 महीने यूज करते थे। अब वो डब्बा कम से कम 30 से 35,000 रुपए का है। नहीं लेकिन वो तो रिजवान प्रोफेशनल्स के लिए है ना, नहीं, जो हम प्रोफेशनल्स सब के लिए अपनी normally अगर हम fitness के लिए वेब- अगर काम कर रहे हैं, तो ये जैसे अब क्रिएटिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस खास फोकस हमारा उस पे। अब मुझे Anabolic बताया कि अगर ये कंपाउंड एक ऐसा है जो कि खुद बॉडी के अंदर बन रहा है, ठीक है, और आप एक नॉर्मल इंसान है, एक हेल्दी इंसान है, तो आपको क्या जरूरत है उसका सप्लीमेंट लेने की, अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे तो? देखिए, होता ये कि ये हर चीज़ का ना लोगों ने अपने ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जब तक ये क्रिएटिन या प्रोटीन हम जब नहीं लेंगे हम फिट नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ पे खर्चा करते हैं, जिसमें नादिया भी एक है, जिसमें इस तरह के आप लोग बहुत सारे लोग, साइकोलॉजिकल ज्यादा ये हाँ, कि हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद हम मैं सिर्फ खरीदने में, मैं इन्वेस्ट करती हूँ, लेकिन प्रोडक्ट्स में अपने ऊपर नहीं, Yes. लेके फिर उसके बाद एक्सपायर होके फिक जाती हैं, रह और जाती उससे कई ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज से वो हर चीज़ पूरी कर सकते हैं। आपके खानों में वो हर चीज़ हो सकती है, लेकिन हम लोग एक्सटर्नल वे ढूंढते हैं कि जो आसानी से मिल जाए, जो वर्कआउट के फौरन बाद मिल जाए। अगर इस तो कंपाउंड को कैसे हम नेचुरल वे में कर सकते हैं? ये क्या आजकल, लेकिन ये करता क्या है, ये आजकल मैं देख रही हूँ बड़ा वायरल हो रहा है, एनाबॉलिक क्रिएटिन।
अच्छा, एनाबॉलिक क्रिएटिन जो है ना वो थोड़ा सा मसल बिल्डिंग के लिए ज्यादा यूज होता है, ठीक है, और खासतौर पे वो बॉडी बिल्डर्स ज्यादा यूज करते हैं। जैसे नॉर्मल खवातीन है, जो नॉर्मल लोग हैं, वो एनाबॉलिक वाली चीजें इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हलाल और हराम का भी मसला होता है। एक तो ये चीज है, प्लस क्रिएटिन जो है एक समझ लें आपको एक एनर्जी बूस्टर है। जैसे आप लोग काफी लोग देखा होगा प्री वर्कआउट कॉफी शॉट्स ले लेते हैं, तो एक एनर्जी बूस्टर पे एक माइंडसेट आपका कनेक्शन होता है कि आपका ग्लूकोज वगैरह हाई हो जाता है और आप वर्कआउट की तरफ बेहतरी से आ सके। तो जिन लोगों का अगर एनर्जी का थोड़ा सा फॉल डाउन है कि अगर वो ऑफिस से आ रहे हैं और आके डायरेक्टली आके वर्कआउट नहीं करें, तो वो एक सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करने के लिए कि आई हैव दैट क्रिएटिन और अब मेरा जो वर्कआउट है ना उसमें बहुत अच्छा काम कर लूंगा। तो इससे फटीग नहीं हो जाएंगे फिर यानी अगर इसका मिसयूज करें आप मिस तो फिर फटीग भी हो जाएंगे कि बॉडी आपकी अगर आपको ले रहे हैं ना तो फिर आपको वर्कआउट उस इंटेंसिटी पे करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे कई ज्यादा बेहतर है। यू कैन हैव सबसे बेहतरीन जो होता है ना कि कोई भी एथलीट को आप देखें केले खा के वो डायरेक्टली ग्रीन एप्पल, यस ग्रीन एप्पल हो गया, जो भी सीजनल फ्रूट है, सीजनल फ्रूट आप प्री वर्कआउट में लें और आपकी एनर्जी बूस्ट अप ऐसी होगी मैं आपको बेहतरीन। बताऊं मैंने ट्राई किया और कुछ भी नहीं हुआ। किससे? ग्रीन एप्पल। नहीं यार ये आप क्या नहीं मेरे मुझे नहीं सीजनल पसंद, फ्रूट खट्टा का बहुत था, डिफरेंट वो पूरा है। खा नहीं सकी शायद पूरा, इसलिए बड़ा नहीं खाया नहीं। हर फ्रूट में आपको डिफरेंट विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं और आपको एनर्जी का एक बेसिकली जो फैक्टर होता है ना वो पूरा हो जाता है। अच्छा मुझे पता क्या लग रहा है, चालाकियां, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे इसके पीछे बहुत बड़ी मार्केटिंग है, बिल्कुल, मिलियन बिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं। अगर इस तरह की चीज से आपका फोकस बढ़ रहा है, आपका वर्कआउट और अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके अंदर दूसरी कुछ दवाइयां रिटिलेंट टाइप होती है जो कि सेंट्रल स्टिमुलेंट है, जो ADHD के बच्चों को दी जाती है कि उनका फोकस बढ़ जाए, वो उतनी देर इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, फोकस करेंगे और बेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो क्या पता कि इन सप्लीमेंट्स में एक्चुअली ये हों। इन सारी चीजों के मसले आगे चल के कुछ ना कहीं इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और फिर क्या होता है कि फिर आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा जब तक आप ऐसी कोई चीज और आप पता नहीं कर सकते पाउडर फॉर्म में चीज है, आपको क्या पता उसके अंदर क्या है। आई थिंक पाउडर ये तो वो काम कर रही है आपको बना कर दे रहे हैं। अब नॉर्मली पहले होता था आप इंजेक्ट करते थे कि वो स्टेरॉइड जिसको कहा जाता है, अब वो पाउडर फॉर्म में भी आ गई है। वो आप एक गोली खाएं, काफी लड़कों को ये नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, और वो जब खा रहे हैं तो उसके अंदर पूरे जो बॉडी का जो फंक्शन है इट्स कम्प्लीटली। अच्छा वक्ती तौर पे तो बड़ा आपको लगता है कि यार ये तो लेकिन देखिए ना कितना गलत बात भी है, इतनी फेमस हो जाती है। मुझे याद है हाइड्रोक्सी कट आई थी, फिर वो लेडीज की भी आई। अच्छा मैंने भी ट्राई की, मुझे लगा जैसा एक तो ये कि मैंने फॉरेन एक्सरसाइज शुरू नहीं की, ड्राइव करते हुए जा रही थी जिम में, बीच में मुझे लगा जैसे मेरा जो दिल है ना मुंह से बाहर आ जाएगा, इतनी तेज हार्ट बीट को बहुत तेज कर और फिर उसके पहले तो सबने खरीदी, इस्तेमाल की, लेकिन उसके बाद फिर खबरें आने लगी कि इससे लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और फिर वो बैन हो गई, पता नहीं बंद होगी, नजर मिली नहीं मार्केट में। चीजें अभी भी मिलती हैं, सारी चीजें ना बेसिकली इलीगल तौर पे भी मिलती हैं और वैसे भी ये लोग क्या करता था कि जी फैट बर्नर है बेसिकली। अब आपकी और ये चीजें जो ना नॉर्मली डॉक्टर्स के रिकमेंडेशन के बाद यूज होती हैं। अब क्या हो रहा है आजकल के जब जिम में लोग जाते हैं ना, उनको भी तो एक मसला है ना कि जिसको भी जाना है 1 महीने के अंदर 10-15 केजी लूज करना है कि भाई फला की शादी, तो उसके लिए फिर ट्रेनर्स भी अपने आप को बचाने के लिए करते हैं कि आप ये फैट बर्नर ले लें और आप इससे 1 महीने में 10 केजी कम कर दें। नहीं रिजवान मुझे एक चीज बताएं, लोगों को कंफ्यूजन पता ही है कि मार्केट में प्रोडक्ट्स तो हैं अवेलेबल, अच्छी भी हैं और खराब भी हैं, कैसे ऑथेंटिकेट कैसे करूं मैं? जैसे मेरे सामने कोई प्रोडक्ट आ रही है तो मैं कहाँ देखूं? ISO सर्टिफाइड देखूं उसको? ISO सर्टिफाइड भी होती है, प्लस आजकल हर चीज का गूगल आपको AI पे हर चीज है। तो पहले तो चीज ये कि किसी प्रोफेशनल से जरूर रब्ता करें, ठीक है, ट्रेनर से या फिर जो भी आपको लगता है कि जो इस फील्ड में प्रोफेशनल है उनसे जरूर पूछें। नॉर्मली क्या होता है जैसे लोग आजकल होते हैं ना कि सर दर्द हो रहा है तो बस ये दवाई खा लो, इसी तरह लोग वेट लॉस के लिए अपना इलाज खुद करें, तो उससे फिर आगे चल के मसले होते हैं और वो वेट लॉस की जगह अक्सर लोगों के वेट गेन हो जाता है और ये भी है। अब मेरा बेटा 16 साल का जिम जाना शुरू हुआ तो पहले तो उसने मुझे लिस्ट ला के दे दी कि मामा मुझे ये प्रोटीन पाउडर चाहिए, ये चीज चाहिए। मैं कहा क्यों? मैं कहा बेटा पहले 3 महीने जिम जाके दिखाओ मुझे रेगुलर, फिर मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगी। क्यों? 3 महीने के अंदर जो है ना वो अपने आप को पूरा उस लेवल पे तो लेकर आए, फिर उसके बाद यू कैन हैव प्रोटीन। एंड देन प्रोटीन बुरी बात नहीं है, लेकिन चले मैंने तो ऐसे कर दिया, बहुत सारे माएँ तो ले देंगी ना फौरन, और बच्चे फौरन ये चीजें इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि बस उसके बगैर हमारा वर्कआउट। तो ये क्रिएटिन जो है अगर सही लिया जाए क्वांटिटी में तो यानी ठीक है, आपको बूस्ट करता है, आपके मसल को बूस्ट करता है। कोई ऐसी चीज नहीं है, होगा क्या? क्रिएटिन हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, तो इस तरह की बहुत सारी जो चीजें ये तो ठीक है, लेकिन फिर एक चीज आती है स्टेरॉइड्स, दिस इज समथिंग एल्स जो कि बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। तो उन चीज़ों पे जाने से बेहतर है अगर आप ये चीज़ ले रहे हैं, लेकिन फिर वही वाली बात कि हर चीज़ का नेचुरल रिसोर्स पे आप ले सकते हैं,
हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट वर्जन है। एक्सरसाइज का भी ऑल्टरनेट वर्जन है। जिम नहीं जा सकते तो भाई घर पे करो, घर पे नहीं कर सकते तो बाहर वॉक करो। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट इलाज है। तो ज़रूरी नहीं कि सप्लीमेंट सेशन पे जाएं। प्लस सप्लीमेंटेशन इस वक्त बहुत महंगी है। आप वाइटामिन जो है ना, पहले वो भी सस्ती होती नहीं, अब आप वाइटामिन लेने जाएं तो आपको वाइटामिन भी 2-3 हज़ार रुपए की मिलती है। तो फिर बंदा बोलता है यार वाइटामिन अपने कैसे और पूरी इम्पोर्टेड तो उससे भी ज्यादा। Yes. आज का तो हर्ब्स का बड़ा मैं देख रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट, स्क्रॉल डाउन करते जाओ आप, मुख्तलिफ हर्ब्स। एक और फिर एक जो माइंडसेट है कि जी प्रोटीन शेक ज़रूर लेने हैं मसल बनाने के लिए, और ये कि अगर आप स्पेशली आप 40s के बाद भी आप ज़रूर लें कि जी आपको प्रोटीन पाउडर चाहिए पोस्ट वर्कआउट, ये बात सही है? पोस्ट वर्कआउट देखें, होता ये कि मैंने अच्छा सा वर्कआउट किया, अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जितनी देर में वो प्रोटीन मिल रहा है ना, तो प्रोटीन की फ़ौरन मुझे ज़रूरत है कि बॉडी का जो मैंने ब्रेक डाउन किया है उसको फ़ौरन प्रोटीन मिलेगा, तो कंपैरेटिवली मेरा मसल और बेहतर होगा। जितना भी मेरा अच्छा, बाद में अगर लेना है तो उसके थोड़ा सा टाइम अगर ज़्यादा होता है ना, तो प्रोटीन की जो असल में रिक्वायरमेंट होती है उस पर फ़ौरन होती है। खास तौर पे जब आप अच्छा वर्कआउट करें, आपको मसल टेयर होगा, आपको प्रोटीन चाहिए एक सर्टेन टाइम। अच्छी बात है। तो अगर आप घर जाते हैं तो घर पे अम्मी ने खाना बनाया नहीं बनाया और आपको 2 घंटे बाद मिला, तो उसका वो यूज़ खत्म है। इस वजह से लोग एक्सटर्नल वे में सप्लीमेंट्स अपने पास रखते हैं, सिर्फ शेक किया और पी लिया। तो ये एक एक्सटर्नल वे है, कोई बुराई नहीं है तो इसमें। मतलब घर जाके मैं 2-3 बोटी खा लूं तो नहीं? अगर प्रोटीन आपकी नॉर्मल डाइट में पूरा है ना, तो कोई इशू नहीं है। और कितनी प्रोटीन, बट वो कहते हैं वो हर बंदे कि का 2-3 पीस भी इज नॉट इनफ। Yes. प्रोटीन आपको जो शेक में मिलता है प्रोटीन वो ज्यादा तो इफेक्टिव हम है। सही कहते बात हैं वो तो जो चीकू होता है उसका केले का शेक बना के पी लो फटाफट। वो वेट गेन के लिए, I जिनको love ओवरऑल वेट चीकू गेन शेक। करना है ना, खासतौर पे लोग दुबले भी बहुत हैं, तो उनको जब ओवरऑल वेट गेन करना था तो आप यू कैन हैव एनी शेक्स, और आप जितना भी मिल्क शेक्स वगैरह पियेंगे उससे आपका ओवरऑल वेट गेन होता क्या है, बट बात नॉट द मसल। रिजवान, मुझे मसल बनाने हैं, बताओ, मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, मुझे बस मुझे चाहिए Strength चाहिए, आपको मुझे strength मस्कुलर चाहिए। स्ट्रेंथ चाहिए। तो मसल बनाना कहते हैं ना उसको। नहीं, मसल बनाना नहीं वो होता। डोले होते हैं, डोले नहीं बनाने, मुझे मसल हाँ, बनाने। यही देखिए, मैंने जो strength आई अच्छी वांट बात है टू ना, फील स्ट्रॉन्गर। पहली बात तो जिम जाके मसल्स नहीं बनते, हाँ, मसले बनते हैं। सही कह रहे हो। सही है, तुम्हें और कैसे खवातीन को ज्यादा मसले बनते हैं। हाँ, तो मुझे बताओ जी, मैंने कि मसल वो बनाने एक डंबल उठा लेती हैं तो लगता है उनको यार मसल्स बन जाएगा। ओह नहीं, मुझे अम्मी ने मना किया। मैं तो ग्लव्स भी लेके आई हूँ, लेकिन मैं वेट्स नहीं उठा रही। ग्लव्स ले आई पहले, ग्लव्स ले आई ना, हाँ, हर चीज वेट्स भी ले आई। और भाई क्या करना है? हाँ, ये आज बात हमारे है पास ना। कुछ मैट भी है, तो थोड़ी बहुत अगर एक्सरसाइज बता रहे हैं कि जो लोग जिम नहीं जा सकते तो हल्की फुल्की घर पे क्या मैं एक्सरसाइज। आपकी वीडियो भी बना लेती हूँ, आप लोग भी वीडियो क्या बना है? लें बेशक। तो हम जो है ना, ये आज हमारे पास जो मैट है ना, इस मैट के ऊपर भी देखें सारी हाँ, एक्सरसाइज इसकी भी फोटो लेनी है बिल्कुल, मैंने। ठीक है। ये कितनी स्मार्ट बात है, मैट के ऊपर ये वर्कआउट वैसे है। है कितने का ये मैट? ये कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3000 या 4000 रुपए का होगा। 3000-4000 का है? हाँ, सही है यार ये तो। तस्वीरें मैट बनी है, है ना। इतना इशू नहीं है। हाँ जी, बताएं भाई, आज मुझे कल मेरे लिए वर्कआउट बताएं, मसल। एब्स वर्कआउट है। अगर इसके बाद अगर आपको एब्स नहीं है तो हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे वर्कआउट जो कि आज हम लोग देख रहे हैं, सर्दियां आ चुकी हैं, वर्कआउट आपको करने की जरूरत है। और खास तौर पे कहते हैं कि समर बॉडीज आर मेड इन विंटर्स। अभी से स्टार्ट करें ताकि वो जो समर सीजन पे आप जाए ना, एक बीच बॉडी लेके, उसमें आप थोड़े बहुत तैयार हो सकें। सो लेट्स सपोज जो घर की एक्सरसाइजेस है उसमें आपको सबसे पहली चीज ये स्क्वाट, जैसे आप पूरा दिन बैठे रहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में रोजाना उठक बैठक करनी है, तकरीबन 15 से 20 बार और तकरीबन 3 सेट्स होने चाहिए। सो एक तो ये एक्सरसाइज हो गई जो कि आपकी पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करेगी, चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, सबके लिए। इसके बाद कितनी दफा? 15 से 20 बार 3 सेट्स, सही। 15 से 20 बार। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर सकते ना, तो ये सोफा है, सोफे पे यूं बैठें और वापस उठ जाएं, ताकि आपका जो डर है वो डर का फैक्टर भी खत्म हो। मुझे यही लगता है बैठ के गिरना उठ जाऊं। जाएं। अच्छा, लेकिन इसमें अगर और आप lower सिर्फ back बैठ अगर- गए हाँ। तो सिर्फ बैठे रहे। लोअर बैक पेन बैठना है नहीं है। तब भी कर सकते हैं अगर लोअर थोड़ा बैक वगैरह का इशू है ना, तो आप इस तरह से कर सकते हो, कोई सकते इशू हो, नहीं ठीक है, है, सही। कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि लोअर बैक का आपको ज्यादा मसला है तो सहारा इस ले फॉर्म में किसी भी चीज को पकड़ के, किसी भी चीज को, कुर्सी को पकड़ के आप कर सकते हैं। हर चीज का इलाज है, सिर्फ करने वाले बनो। करने वाले, ये मुझे कह रहे हैं। पुशअप्स आज हम करते हैं। पुशअप्स जो है नॉर्मली बहुत मुश्किल होती है, लेकिन उसका मैं सबसे आसान बता सकता हूँ। अगर आपसे किसी भी तरह की ये वाली पुशअप्स नहीं हो रही, वेट ज्यादा है, कोई टेंशन नहीं है, आप अपने घुटने रखें फ्लोर पे, दिस इज अ कैट फॉर्म। यहाँ पे आ जाएं और यहाँ से आने के बाद सिर्फ इस फॉर्म में उठें, और दिस इज अ कैट फॉर्म। ये इजीएस्ट पुशअप है इन द वर्ल्ड, कि अगर आपको किसी भी तरह से पुशअप्स नहीं हो रही तो ये एक इलाज है। तो दिस इज द स्टेप 1 कैट फॉर्म। दूसरी है ऑल्टरनेट, ये नी पुशअप, और फिर तीसरी है डायरेक्टली टो पुशअप। ये मुश्किल वाला। तो इस तरह से ये वेरिएट कर सकते हैं। प्लस इसमें अगर आपको थोड़ी बहुत एब्स की एक्सरसाइज करनी है तो एब्स की एक्सरसाइज भी आप घर पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसके लिए बहुत कोई फैंसी जिम जाना पड़े। तो ये है हमारे पास मैट,
सिंपल सा करते हैं, जो कि है हमारी बेस्ट क्रंचेस इन दिस फॉर्म, राइट। अगर आपको लगता है कि आप पूरा नहीं उठ सकते, कोई टेंशन नहीं है, आप सिर्फ लेटें और सिर्फ आपको इतना उठना है, 3 सेकंड होल्ड, 3 2 1 गो डाउन, 3 2 1 गो डाउन। इसी तरह से लोअर एब्स, इसको ट्रेन करने के लिए लेग बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको 1 लेग भी कर सकते हैं, लाइक दिस। और जैसे कि अभी लोअर बैक इसके तकरीबन हर एक्सरसाइज के 15 से 20 रैप करें 3 बार। और ये है आपकी ब्रिज फॉर्म, यानी कि ब्रिज फॉर्म अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपकी लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग होती है। कितनी देर तक ऐसे रहे ये बता दो, तकरीबन 30 सेकंड तक। और एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज विच इज प्लैंक होल्ड। आय हाय क्या बात है, मैं ठीक सदके है, तो जाऊं। प्लैंक होल्ड अगर आप लोगों को, मैं ये इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि प्लैंक होल्ड जो इंसान 1 मिनट भी नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से उसको वैसे भी मर जाना चाहिए। ना करो यार इतना। मतलब वो कहेंगे कि अब तक आप कैसे गुजारा कर रहे हैं। क्या यार, क्योंकि प्लैंक होल्ड का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, किसी को पता है? नहीं। आपको? नहीं नहीं ओके, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो इसका 9 घंटे और समथिंग कुछ मिनट है। Seriously? यस, कौन है ये? कहाँ का था? बाहर के लोग हैं जो पागल क्रेजी हैं, सिर्फ हम लोग है कि हम लोग शायद 9 घंटे आराम से बैठ भी नहीं सकते। हाँ ओके, सो ये है प्लैंक होल्ड एक्सरसाइज। इस फॉर्म में आपको मिनिमम 1 मिनट तो करना है। 1 मिनट अगर आपसे नहीं होता तो अपनी नीज को फ्लोर पे रख के इस फॉर्म में कर सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी इसमें ओवरऑल जान निकल जाती है वैसे। हाँ जब फुल ठीक है? बिल्कुल, और इसको So, टाइम इस बढ़ाएं फॉर्म में आहिस्ता आपको होल्ड आहिस्ता। करना है और 1 मिनट करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2 मिनट होगा, फिर उसके बाद 3 मिनट होगा। और एक खवातीन ने भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया हुआ है जो कि 4 घंटे 37 मिनट है। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सरसाइज आई गेस करेंगे, ओवरऑल भी फिटनेस होगी। और आई गेस आपकी जिंदगी में अगर चलना फिरना उठना बेहतर हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ये मैं चल लेती हूँ, मेरी वॉक हो जाती है तो बस इट्स इनफ। अब उसमें मुझे लगता है वॉक में क्या आपके शोल्डर्स, आपके आर्म्स, इनकी भी मसल्स बनते हैं, कमर, इज दैट इनफ? सब जब आप कुछ एक्सरसाइज करते ना तो उसमें हर मसल को आपको ट्रेन करना है। थोड़ी वही बहुत तो मैं कहती हूँ ना कि ये Yes, तो ये हो ये गई, और ये ना ये वीक होने chest शुरू हो हो जाते गई। हैं। नहीं, वॉक करते हुए अगर आप ये करें हाँ, तो वो कोई इशू नहीं। और कितनी कितनी वॉक करनी चाहिए रोजाना? देखिए रोजाना की अगर वॉक करें, अगर हम किलोमीटर के हिसाब से बनाए कि हम बोलते हैं यार 1 से 2 किलोमीटर कर लें मिनिमम। नॉर्मली जो है ना हर इंसान को 20 मिनट वॉक करनी चाहिए, कुछ भी करके टाइम निकालें, 20 मिनट वॉक करें। नहीं होती और उस वॉक के अंदर आप अपने मूवमेंट को ऐड कर लें, अपने मसल्स को थोड़ा बहुत ऐड कर लें। वॉक करते करते आप थोड़ा सा साइड ड्रिल्स कर सकते हैं, फिर आप उल्टा चल सकते हैं, थोड़ा सा काफ्स के ऊपर चल सकते हैं, जो कि फॉर्मर्स वॉक होती है। तो बहुत सारे अच्छा, ऑप्शन। ये आप पता है लेडीज के लिए जिम अगर बेसिक मशीन्स पड़ी होती हैं, कार्डियो के लिए बेस्ट इलिप्टिकल ट्रेनर है, साइकिल है या ट्रेडमिल? पहली बात तो इस वक्त बहुत महंगी है। नहीं, अगर आप जिम में हो। हाँ, अगर जिम में है तो कार्डियो इज वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन जो भी खवातीन कार्डियो कर रही हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक प्रॉपर इंटेंसिटी होती है। अपने ट्रेनर से जरूर पूछिए कि मुझे कितने इंटेंसिटी के ऊपर ये कार्डियो कितनी देर करना है। प्रॉपर आपका मैक्सिमम हार्ट रेट के सारे कैलकुलेशन होती है कि 10 मिनट अगर आप करेंगे तो उस फैट जोन के अंदर होंगी ना तो वो तो फैट बर्न होगा। नॉर्मली हमारी खवातीन ये कर रही fat है zone के और अंदर दिमाग में पता है सोच क्या? रही है कि मेरे घर पे अभी खाना जाके ये बनाना है एंड ऑल दैट। तो वो फैट बर्निंग जोन पे मेंटली भी आपको फोकस होना है कि मुझे फैट बर्न करना माइंड मसल कनेक्शन होगा तो हर एक्सरसाइज में आपका अच्छा, बेहतरी फिर है। दो मसले हैं। Science हमारे है, पता है it's a इलेक्ट्रिकल science। मशीन्स हैं, जो बॉयज वाला सेक्शन है वो ठीक है, लेडीज वाली टूट गई। टूट गई, 2 मशीनें थी, दोनों टूट गई। मुझे नहीं, हमारे यहाँ तो असल में टॉवल वगैरह उसके ऊपर फिर मैंने अभी उसको नहीं, मैं जिम की बात कर रही हूँ कि लेडीज ने फिर मैंने नोट किया कि कुछ लोग तड़ तड़ इतनी तेजी से किया कि वो मशीन टूट गई। वो जो नए नए जिम आते हैं ना तो 2 या 3 दिन के अंदर वो चाहते हैं मैं मशीन तोड़ दूंगा। जो जान मारी मैंने कहा उसके ऊपर स्प्रिंट हो रही होती है बहुत, जैसे वहां जी कर देना जो कुछ फिर भी। दूसरा एक चीज के क्यों जरूरी है कि जब लेडीज जिम में जाएं तो ये लंबे कपड़े जो बिल्कुल लॉन्ग लेंथ हो, ये उसका अच्छी बात है इस्तेमाल मुझे क्योंकि बताएं। नॉर्मली क्या होता है काफी जिम्स में सेपरेट सेक्शन बने जी हुए हैं। बिल्कुल, सेपरेट हाँ, में अगर- भी अच्छा सेपरेट में तो आई सेपरेट गेस में भी लंबी कमीजें क्या ट्रेडमिल पे खतरनाक हो सकती हैं? सेपरेट में अगर आप करें तो आई कैन गारंटी कि आप खास तौर पे चाहे खवातीन हो चाहे मर्द हो, जब तक आप अपनी बॉडी की मूवमेंट पूरी तरह नहीं देखते तो आपको मोटिवेशन भी नहीं आती, प्लस आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता। अगर आप बिल्कुल कवर्ड हैं और आप इस फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन नहीं आएगी। नहीं, और फंस भी तो सकता है ना ट्रेडमिल पे, हाँ, किसी चीज बिल्कुल पे है। गिर जाएं, तो जिम की मुझे सेफ्टी डर के- ये लगता हाँ, है। जिम की सेफ्टी के हिसाब से भी
जो है हम लोग कभी भी कंप्लीट आपको अबाया नहीं पहनने देते थे, क्योंकि आपके हाँ, ये खुदा तो ना खास्ता पाँव आ जाए तो ट्रेडमिल पे पूरी गिर जाएंगे। सेपरेट में भी मैं अच्छा उसके लिए आते हैं नहीं, वैसे कुछ कंबाइंड caves में तो आते मैं हैं, समझ सकता हूँ short ज़ाहिर है caves कोई होते हैं, ट्रेनर वो आपके पहन पास सकते ना आ हैं। जाए आजकल ट्रेनर ओवर मैंने साइज कुछ है, वो बल्कि पहन सकते कहा हैं, भी कोई लेडीज को कि देखें सिर्फ खवातीन का टाइम है, कोई अंदर नहीं आएगा, ये आप इतना लंबा अपने शर्ट पहनिए ना, ये डेंजरस है। कहती मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा सा रिस्क फैक्टर है उसमें ज्यादा है, ये- और खास तौर पे शलवार कमीज में वर्कआउट नहीं होता। आप जब अपने आप को थोड़ा बहुत अपने गेयर अप करते हैं ना, जी। तो वहां से आपका माइंड मसल कनेक्शन मिल जाता है कि दैट यू हैव टू फिर मुझे वो परफॉर्म बच्चियां इतनी एक्सरसाइज। अच्छी लगती हैं कि अबाए में आएंगी, Yes. फिर उसके बाद अबाया रिमूव करके उनका प्रॉपर वर्कआउट Yes, yes, किट होती है, और स्मार्ट यार भी रिजवान, लगती मुझे हैं और बताओ, ये सही रोनाल्डो मूवमेंट क्या होती है। मतलब अभी क्या तक वो एम्बापे और उससे है ना? कम्पीट कर रहा है। अगर हम फिटनेस की बात करें विनी तो मैं जूनियर। इसके ऊपर बिल्कुल जरूर करूंगा, लाइक आई एम इन 40s और 41 का रोनाल्डो है, जिसके ऊपर अभी बेसिकली थोड़े दिन पहले एक बहुत वो चल रही थी कि वो सिर्फ टिकी टाका टाइप वो कर बिल्कुल लेगा और वो परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि वर्ल्ड कप अगला खेलना है। तो इस वक्त 41 की एज में 2.5 मीटर बाइसाइकिल किक एक बंदा अगर मारता है और पूरी दुनिया में दोबारा से एक पैगाम देता है कि आई एम स्टिल इन द गेम, एज इज जस्ट और एज इज जस्ट अ नंबर। सही बात तो है। मेरे हिसाब से फिटनेस की अगर जहाँ बात करें तो जो बॉडी एज है ना, वो आपकी उससे बेहतर होती है, आपकी एक्चुअल एज जो भी हो, 41 के या 51 के, अगर आपकी बॉडी एज कोई 20-25 पे आ रही है और आप वो सारी चीजें परफॉर्म कर रहे हो, तो इससे अच्छी तो कोई बात और नहीं ये कर सकते। ओवरनाइट नहीं होगा, सालों से आपकी लाइफस्टाइल का Persistence, हिस्सा very होगा। अगर good. आपने Discipline, 20s 30s में consistency. अपना ख्याल किया है अपनी Yes. स्किन का, बॉडी का, तो आपको 40s 50s 60s में नजर बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। और ओवरनाइट में तो नुकसान हो जाता है, काउंटर प्रोडक्टिव मुझे लगता है कि आप एकदम से आपने सोचा कि यार अब मैं बस अपनी एक महीने में आप इतनी एक्सट्रीम करते हैं और फिर जब छोड़ते हैं Yes. तो बस फिर तो आप क्योंकि बल्कि हमारे कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक वेट लॉस है। वेट लॉस की दुनिया से बाहर निकलें, अपने आप को फिटनेस की तरफ लेकर आए, चलना फिरना उठना बैठना आपका जब बेहतरीन हो जाएगा ना, आप बोलेंगे कि यार इससे ज्यादा कोई अच्छी और लाइफ ही सबसे नहीं। बड़ी दुश्मनी है जब आप जिम टाइम निकालते हैं अपने Yes. बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के 1 घंटा गए और जाते ही वहाँ फ्रेंड को फोन कर लिया या ऑफिस का फोन आ गया और लंबी लंबी Earpiece लगे। बातें। ये एक्सरसाइज, मैं कहती हूँ मुझे वक्त है ना आपने बर्बाद कर दिया कि टाइम आजकल मिला तो भी जाया कर वर्कआउट दिया। करते वक्त रील्स चल रही होती हैं बीच में। नहीं, टेक्स्ट और फोन कॉल्स, लंबी लंबी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं। मैं कहा ये क्यों भाई, इससे वर्कआउट इफेक्ट होता है ना। बिल्कुल होता है, आपका कनेक्शन ही आउट हो जाता है। आप वहाँ पे भी खड़े होकर जिम में घर की बात सोच रहे हैं, इसको फला को पैसे दिए नहीं, ये करा है वो करा है, तो आप अपने वही कह रहे हैं मुझे, आप एक साइंस है ना, पूरी बॉडी और साइंस 5 पूरी आ रही है मिनट कि आपको बच्ची बैठी होगा, क्या हो गया बेटा तुमने एक्सरसाइज नहीं करी? मैं आंटी गाना ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। जब गाना मिलेगा तो मैं एक्सरसाइज करूंगी। वैसे नादिया, आप वैसे इतनी माशाल्लाह से फिट हैं, तो आप अपनी फिटनेस के लिए And मैं कहती हूँ मैं इतनी फिट नहीं हूँ एक्चुअली, क्योंकि वेट कम करना तो फिर भी चलो आप, मुझे लगता है कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं, मुझे फिट होना है, मेरे मस्कुलर स्ट्रेंथ कुछ इन्हें स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ चाहिए, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं और है। मुझे जिम्स में अक्सर वो इंजरी ही हो जाती है, बैक का कोई ना कोई मसला होता है, तो मैं तो पिलाटिस रिफॉर्मर कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड फॉर माई Very बैक, good. स्लो स्टेडी और योगा। क्योंकि मुझसे भी काफी लोगों ने पूछा है नादिया इतनी फिट कैसे है, तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि हर इंसान को वैसा आप पर्सनली देखते हैं, आपको लगता है फिट है, लेकिन जो असल फिटनेस है ना, वो ये है कि आप ओवरऑल फिट हो, आपकी लोअर बैक ये वो सारी कंडीशन बेहतर हो, सबसे मसल ज्यादा मैथ तो बेहतर रिजवान हो। लोअर बैक का प्रॉब्लम है। Yes. अगर आप सर्वे करें ना 90% लोगों को है, यस, और वो मुझे लगता है एक्सरसाइज ना करने की हाँ, वजह से। एक्सरसाइज की लैक ऑफ एक्सरसाइज है, जब आपके रेंज ऑफ मोशन पूरी तरह फ्लेक्स नहीं हो इसकी रहे, कोई फिर सर्जरी आप अचानक मुझे- से कोई चीज उठा हाँ। लेते हैं गए। and your नहीं, और कमर मैंने is ये gone. भी कर लिया, बहुत से डॉक्टर्स के पास फिजियोथेरेपी से सर्जरी वगैरह इसका हल नहीं है। कुछ नहीं, नहीं, मैनेजमेंट। वो यही कहते हैं कि आप एक्सरसाइज अपने रूटीन में शामिल Yes. करें, खत्म हो जाएगा बैक पेन। Get into अच्छा, any ये मुझे physical वैसे आपकी activity. रिजवान आपकी एज क्या है? मेरी 40 अच्छा, तो इसका मतलब आपके ऊपर तो बैन नहीं है। हाँ, आप ऑस्ट्रेलिया जाएं तो आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं, Of course. लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अब जो 16 से कम उम्र के बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन लग गया है। सब सोचते रहे कि जी करना चाहिए, बच्चों को कैसे सोशल मीडिया से बचाएं, दूर रखें। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया और इतना कमाल किया, इतनी सख्ती के साथ कि हैवी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन्स होंगे उन कंपनीज को जो कि इसको मॉनिटर सही नहीं करेंगे, और बड़े सख्त इकदाम लिए जा रहे हैं। कैसे कि जी फेशियल रिकग्निशन होगी, आपका कैमरा रीड करेगा कि मुझे इस वक्त, क्योंकि बच्चे होता है ना कोई तोड़ इस्तेमाल करते हैं, बड़े को भी दिखा के कोई पासवर्ड ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका फोन ही डिटेक्ट कर लेगा उसका कैमरा कि इस वक्त कौन बिल्कुल, जो और है इस उन्होंने एक ऐप डेडलाइन पे दी है। है, और जी, उस जी। डेडलाइन तक जो है वो सारी चीजें आप वो कह रहे हैं मेमोरी वगैरह में जो रखना है आपने, बड़ी काम की चीजें आपकी, यानी एकेडमिक से जुड़ी हुई या दीगर,
अदरवाइज सारी इरेज हो जाएंगी चीजें। बिल्कुल। ये और सब अब आप हिंसा देखिए विंसा ना, हो रही है, वो ओबीज हो रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलिया बंद में करवाए प्रॉब्लम ना, है। यहाँ पे टिकटॉक बंद करवा देना। यहाँ यार हाँ, बंद होना चाहिए। बहुत। सही लेकिन बात आपको पता है इसमें इसके लिए। यूट्यूब भी बंद है बच्चों के लिए, स्नैपचैट इंस्टा भी बंद आपका है, टिकटॉक इंस्टा, भी और बंद मैं है। कहती हूँ बच्चों की, और वो कह रहे हैं कि जी बच्चों की वेलबींग मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी है, Exactly, क्योंकि this is 7 में से 10 में से 7 बच्चे जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, जब उन्होंने रिसर्च की तो पता चला साइबर बुलिंग, बिल्कुल। अग्रेशन, मेंटल जो है आपका स्ट्रेस से गुजर Yes, रहे yes, हैं। yes. तो ये उन्होंने कहा खत्म कर दो, बस हमने अब आगे सोचना ही और नहीं, यूट्यूब भी बस मॉनिटर्ड बंद। होगा, यूट्यूब भी जो कंटेंट होगा वो भी YouTube मॉनिटर्ड जो होगा। किड्स आता है ना, हाँ, सिर्फ वो एक्सेस वो होगा। access और होगा। और सबसे अच्छी बात ये कि सिर्फ ये कहानियां बातें नहीं है, उन्होंने इसको इतना सख्त कर दिया है कि 16 साल से कम उम्र का बच्चा जो है इसको अब इसको कर ही नहीं सकेगा बिल्कुल एक्सेस ऐसे ही है। टू एनी सोशल मीडिया ऐप। ओनली दे विल हैव एक्सेस टू व्हाट्सएप या पिंटरेस्ट या यूट्यूब का जो आपके किड्स। तो यहाँ पे भी ये कैंपेन शुरू है, रिजवान, बहुत एंड आई थिंक दिस इज अ गुड इनिशिएटिव। अच्छा है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा है। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसे। तो ये यंग जनरेशन पता नहीं कहाँ जा रही है भाई, ये तो सब इसी में मोबाइल में लगी हुई है हर वक्त, और कुछ कर रहे हैं इन्होंने। न्यू आई थिंक ये ना कोई एनर्जी है। ऑस्ट्रेलिया देखेगा अ बेटर भाई जनरेशन, अ ये बेटर जो हमारे जनरेशन। ये जो हमारे Yes, you will यंगस्टर्स see. हैं, अब मुझे बताएं कि मोबाइल में पता नहीं क्या ऐसा देखते हैं, स्ट्रेंथ नहीं रहती उनके अंदर। डिप्रेशन। ये क्या ऐसी, ये Stress. कौन सा कंटेंट है जिससे आपके अंदर वो स्ट्रेंथ, वो फ्लेयर ही गायब है आपके अंदर। जब आपसे बोलो कि यार उठ के जरा सुस्ती हो रही है, सुस्ती ये कौन सा फ्लेयर आपने जो ना अपना जाया कर रहे हैं तो आप? मैं तो कहती हूँ कि तो ये ना करें ना इस ऑस्ट्रेलिया तरह। के को हमें भी मैं अच्छा, फॉलो करना रिजवान, चाहिए। बहुत उनको। शुक्रिया, अब हमारे पास बिल्कुल ना दिया, टाइम कम रह गया, खत्म हो गया बिल्कुल। जैसे मेरी बारी आती है तो हाँ, टाइम ही नहीं। तो अब यहाँ पर इजाजत लेते हैं, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, Thank फीडबैक you देते so रहेगा। much, बहुत नादिया और ज़ुहैब को और रिजवान को दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़।